अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। कैसे हैं आप सब? और आज का रोज़ा कैसा गुजर रहा है? कैसा गुजरा, बल्कि गुजरा भी हमारी वीडियो अपलोड होगी तो कैसा गुजरा आज का रोज़ा। आप लोगों ने मेरी नमाज़ पढ़ ली होगी और आसपास नज़रें दौड़ाई होंगी हमारे कहने पे, या वैसे भी आसपास नज़दीक नज़रें ना दौड़ाना खाने पे कुछ लोगों की याददाश्त है, कुछ लोगों को भूल जाता है कि उनका रोज़ा। खैर, नावल के साथ हाजिर हैं। नावल का नाम है सरापाए मोहब्बत हो तुम। आप नहीं, आप भी हैं लेकिन आप नहीं इस टाइम। और इसे तहरीर किया है बिनते नवाब शाह ने। ठीक है, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। अगर नहीं करना तब भी कोई बात नहीं। चले नावल रीड करते हैं। अच्छा, कल हमें किसी ने कमेंट किया आप कितना पकाती हो, फिर मैंने पूछा कौन सा सालन बना। अच्छा है ना? ओके, पहली किस्ते के साथ हाजिर होते हैं। डेथ डेथ डेथ। ये एक अंडरग्राउंड क्लब का मंजर था जहाँ हर तरफ डेथ नाम की चीखो पुकार मची हुई थी। बाहर से बंजर दिखने वाली यह हवेली अपने अंदर एक पूरा जहान समेटे हुए थी। हर इस अंडरग्राउंड हॉल के कोने में बार बना हुआ था, दूसरे कोने में सोफे लगे हुए और एक जानिब डांस फ्लोर बना हुआ था। हॉल के बीचों बीच बॉक्सिंग रिंग बना हुआ था जिसके इर्द गिर्द नीम रहना औरतें और शराब में धुतमट खड़े इसका नाम चला रहे थे, और रिंग में खड़ी डेथ अपने मुखालिफ आदमी को मौत के घाट उतारने को तैयार थी। इससे पहले कि वो शख्स मर जाता, टाइम ओवर हो गया। बहराम जिसको आई थिंक बहराम जिसको वाहन तो नहीं होगा, जिसको ही होगा। इन अंडरवर्ल्ड एमएमएस फाइट्स में डेथ के नाम से जाना जाता था। 6 फीट 2 इंच कद, सफ़ेद रंग का चौड़ा जिस्म, मजबूत वर्जिशी जिस्म, सिल्की स्याह बाल जो कभी सर पर जमाए होते तो कभी माथे पर पड़े होते, और गाल पर पड़ने वाला रिंपल। गर्ल्स लड़कियां इसकी दीवानी थी। बहराम रिंग से जैसे ही नीचे उतरा तो लड़कियों का एक हजूम इसकी तरफ पड़ा था। सबको पीछे धकेल कर वो बार काउंटर पर आ गया। 2 ग्लास शराब के चढ़ा कर वो लिफ्ट से फर्स्ट फ्लोर अपने कमरे में आया। मुंह से रुमाल उतार कर बेड पर फेंका और शर्ट उतार कर सोफे पर फेंकी। फिर वॉशरूम में जाकर शावर के नीचे खड़े होकर शावर खोल दिया। पानी की तेज बौछार ने इसे भिगो डाला। बहराम ने अपनी सुर्ख होती आंखों को बंद करके अपने अंदर सुकून उतारना चाहा, लेकिन ऐसा लगता था कि दुनिया से सुकून ही ख़त्म हो गया है। बुआ, आप जाएं और जाकर मेरे लिए लजानिया बना कर लाएं, और अयाज तुम मेरे लिए बाहर से अच्छे अच्छे फूल जमा करके लाओ, और सारा तुम मेरे कमरे की अच्छी सी सफाई करो, और सफ्तर तुम मुझे पानी का ग्लास ला कर दो, और पहले मुझे ये रिमोट पकड़ाओ। अब जाओ भी, सब जल्दी जल्दी अपने काम निपटा कर आओ। तमाम नौकरों की मलाइका से शामत आई हुई थी जो इस वक्त फिटिंग वाले ट्राउज़र शर्ट में मलबूस थी। बहराम घर पर मौजूद नहीं था जिसकी वजह से मलाइका को खुली छूट मिली हुई थी। मलाइका और बहराम दोनों बहन भाई थे। बहराम की तरह ही मलाइका भी नहायत खूबसूरत थी। लंबा कद, खूबसूरत जिस्म, लंबे कमर से नीचे आते स्याह घने बाल, तीखी नाक, खूबसूरत इस कदर थी कि किसी भी मर्द को अपना दीवाना बनाते। मैम, ये आपके फूल। मैम, आपके कमरे की सफाई हो गई है। बेटी, ये आपका लसानिया। तकरीबन आधा घंटे में तमाम मुलाजमीन ने अपना काम पूरा कर लिया था। ओके, ठीक है, ये सब यहाँ रखो और जाओ, और कोई मुझे परेशान ना करे। तमाम मुलाजमीन जान छूटने पर वहाँ से फ़ौरन गायब हो गए। इससे कबल कि इनकी मैडम का मूड बदल जाता और इन सबकी फिर से शामत आ जाती। मलाइका ने लजानिया का प्याला उठाकर गोद में रखा और खाना शुरू हो गई। फूलों के गुलदस्ते से उठती खुशबू नहायत दिलफरेब मालूम हो रही थी। टीवी पर दिलबर गाना चल रहा था। पूरे घर में गाने की आवाज़ गूंज रही थी, लेकिन वो हर चीज़ से बेनियाज खाने में मगन थी। तकरीबन 15 मिनट में वह पूरा प्याला चट कर गई थी। फिर पानी का गिलास उठाकर पिया और टेबल पर बिल्कुल कोने में ऐसी जगह रखा कि जहाँ इसका हल्का सा झटका लगता वह ज़मीन बोस हो जाता। मलाइका गाने की आवाज़ को बहराम की धाड़ ने चीरा था। मलाइका ने फ़ौरन अपना सर उठाकर सामने टीवी को देखा और फिर गाने का एक नहायत ही बोल्ड स्टेप चल रहा था। वो बेख्तियार हड़बड़ा कर खड़ी हुई तो शीशे का प्याला ज़मीन बोस हुआ। इससे सड़पड़ा कर साइड पर हुई तो साइड टेबल पर रखा पानी का गिलास और फूलों का वास ज़मीन बोस हो गया। उपसी! मलाइका ने दोनों हाथ मुंह पर रखकर बहराम को देखा जिसने इसे गुस्से से घूरा। सॉरी, गलती से हो गया।
मलाइका मैंने मनाई तो बहराम नजर अंदाज करके आगे बढ़ गया, लेकिन क्योंकि इस वक्त मलाइका से बहस और मुबासा करना मतलब अपने सर दर्द को बढ़ाना था, और वह कम से कम इस वक्त तो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। बीबी जी, आपके कॉलेज का वक्त हो गया और आपकी अम्मा साईं आपको नाश्ते के लिए बुला रही हैं। सकीना बुआ ने बरसा के कमरे में आकर बड़ी बेगम का पैगाम पहुंचाया। बड़े साइज का कमरा जिसके बीचों बीच में किंग साइज बेड था। सफ़ेद और गुलाबी रंग की चादर बिछी हुई थी। बेड के बराबर में दीवार गिर खड़ी पर सफ़ेद और गुलाबी रंग के पर्दे अ, नहीं, दीवार गिर खिड़की सॉरी खड़ी नहीं, खिड़की पर सफ़ेद और गुलाबी रंग के पर्दे डले हुए थे। खिड़की के बराबर में स्टडी टेबल पर फेरी टेल बुक्स खूबसूरती से सजी हुई थी। बेड के सामने वाली दीवार में दरमियान में एलईडी और इसका इसके नीचे सफ़ेद और गुलाबी रंग का 3 सीटर सोफ़ा रखा था, और इसके आगे शीशे की टेबल। एलईडी की एक जानिब ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा था और दूसरी जानिब बाहर का। तीसरी दीवार पर छोटे बड़े शेल्फ लगे हुए थे जिस पर हर रंग और हर तरह के टेडी बियर रखे हुए थे। बेड पर लेटे वजूद के दाएं बाएं भी टेडी बियर थे। टांगों पर कंबल डाले, ढीले ढाले नाइट सूट, ट्राउजर, टी शर्ट में बुलबूस कोई गुड़ियाँ मालूम होती थी। कंधों तक आते 2 पोनियों से बने बाल जो आगे से फ्रेंच कट की सूरत माथे पर पड़े थे। बड़ी बड़ी आंखें जो इस वक्त नींद के मजे लेने में मसरूफ थी। गुलाबी सी छोटी नाक, फूले फूले गुलाबी गाल, मोटे मोटे सुर्ख होंठ और छोटे छोटे हाथ पांव। गर्ल्स वो वाकई छोटी सी गुड़िया थी। छोटे सरदार भी फिजी उठ नहीं रही। बरसा के ना उठने पर सकीना बुआ ने अली अफान को खबर की। हमें कुछ याद आया, शायद नावल से। अच्छा, अब नाश्ता का इंतज़ाम करें, मैं देखता हूँ। अली अफान ये कहकर बरसा के रूम की तरफ बढ़ा। बरसा, उठ जाएं, अब आपके कॉलेज का टाइम हो रहा है। अम्मा साईं भी आपको नाश्ते पर याद फरमा रही हैं। उठ भी जाएं बुढ़िया। और ये तो रोज़ का मामूल था कि जब तक वो अपनी गुड़िया को खुद ना उठाता वो ना उठती। उठ रहे हैं ना भैया, मैं नीचे जा रहा हूँ, जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाइए। अली अफान के जाने के बाद बरसा उठी और ज़ोरदार अंगड़ाई ली, जिससे इसका जिस्म कुछ वाजा हुआ। फिर जल्दी से उठकर वॉशरूम की गई, फ्रेश होकर कपड़े चेंज किए। फिर चिकन की शॉर्ट कमीज और साथ गुलाबी रंग की पटियाला शलवार और गुलाबी ही रेशमी दुपट्टा। फिर ब्रश और कंघा उठाया और नीचे भागी। भैया हम आ गए। आकर अली अफान से माथे पर प्यार लिया और अम्मा साईं के पास आई। अम्मा साईं, हमारे बाल बना दें। लो देख लो ज़रा, इतनी बड़ी घोड़ी हो गई है लेकिन अभी तक बाल बनाने ना आए। भैया, अम्मा साईं भी अपनी गुड़िया को ना डांटा करें। वर्षा के मुंह पर अली अफा ने कहा। लो भला बताओ जरा, अगर मैं भी इसको ना डांटूं तो ये तो हो गई काम से, ये तो गई काम से। सॉरी, जब हमारी सिस्टर छोटी थी ना तो वो हमसे कहती थी बाल बनाने को। कभी कभी हम लोग लेट हो रहे होते थे, हमें बहुत गुस्सा आता था कि भाई खुद क्यों नहीं बनाना सीखती तुम। क्योंकि इंसान को लेट वगैरह हो जाती है तो लेट हो रहे होते हैं, क्योंकि हमें नाश्ता बना के स्कूल जाना था। हम उस टाइम सीख रहे थे तो लेट होने पे हम चले जाते थे। हमारी जो दरमियान वाली बहन है ना, वो थोड़ी नखरीली सी है और गुस्से वाली, मुंह फट। अभी पास में बैठी है, शायद उसको हमारी बात सुन जाए, दूसरे रूम में है। तो हम अपनी छोटी बहन का ना लाइक बाल कभी नहीं बना के जाना, तो उस बेचारी ने रोने लग जाना। अभी याद करते थे हमें बहुत तरस आता है कि हम गधे थे तो इसके बाल नहीं बनाते थे, बनाने चाहिए थे। बेचारी आहिस्ता आहिस्ता सीख लिया। अब कॉलेज गई है, हाँ, पास होती तो उसे क्लास में कोई ना कोई चीज़ से देनी थी। अच्छा नमा सही, नाराज़ नहीं हो, आए हम चलकर नाश्ता करते हैं, फिर कॉलेज भी जाना है। आ जाए भैया। वो तीनों खाने की टेबल के तरफ बढ़े जहाँ सरदार जी, बड़े साईं और छोटे साईं बैठे गुफ्तगू कर रहे थे। अली अफ़ा ने बरसा को कॉलेज के आगे उतारा। वो डरी सहमी कॉलेज के गेट पर खड़ी थी, जानती थी कि अंदर इसके साथ क्या होने वाला था। वो अली अफ़ान का हाथ हिलाकर अंदर दाखिल हुई। हाँ देखो, आ गई बेबी, चलो आ जाओ। अंदर दाखिल होते ही निम्रा और इसकी दोस्तों की आवाज़ इसके कान में पड़ी और इसने डर कर आंखें मीची। बेबी, आज तुमने अपने दमछलों को नहीं लाई? निम्रा का इशारा इसके गार्ड्स की तरफ था, जिनका परेशान इन लोगों के डर से अली अफ़ान को मना करा था। और काफ़ी रोने धोने और नसीहतों के बाद आखिरकार वो तैयार हो गया। वो हमें क्लास में जाना है, रास्ता दे दें प्लीज़। बड़ी मुश्किल से अपने आंसू को रोकते इसने कहा। अरे निम्रा देखो, बच्ची रो रही है, चलो छोड़ो, जाने दो। वो तीनों साइड पर होगी तो हैरान होती, वो जल्दी से आगे बढ़ी, लेकिन निम्रा ने इसकी टांगों में
पाँव अड़ा दिया सॉरी, जिससे वो बुरी तरह लड़खड़ाई लेकिन गिरने से बच गई। पीछे वो तीनों हंसने लगी। वो तेजी से आंसू बहाती क्लास की तरफ भागी और सबसे लास्ट बेंच पर जाकर बैठकर अपने आंसू पहुंचे। इस सबने इसके रोने को नजरअंदाज किया क्योंकि तकरीबन वो रोज ही रोती हुई आती थी। गुड मॉर्निंग क्लास। मैम सुरा ने क्लास में आकर अटेंडेंस लेना शुरू की। लड़कियों, आज आपका सरप्राइज टेस्ट है। आप अपने अपने पेपर्स निकालें सब। ओ नो नो मिस मुख्तलिफ आवाज़ें बुलंद हुई थी। नो एक्सक्यूज़ेस क्लास, मैंने आपको एक वीक पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि आप इस वीक सरप्राइज टेस्ट होगा। आप लोगों को तैयारी रखनी चाहिए थी। बरसा ने जल्दी जल्दी पेपर निकाले। लो आ गई सिस्टर और टेस्ट लिखना शुरू किया। वो जानती थी कि अभी पीछे से इसके नाम की पुकार पढ़ना शुरू हो जाएगी। बरसा बरसा बरसा। साइरा ने पेपर पूछने के लिए पीछे से बरसा को पुकारा लेकिन वो अनसुना किए बैठी रही। ओके क्लास, आपका टाइम ओवर हो गया है, जल्दी जल्दी अपने पेपर जमा करवाना शुरू करें। बरसा ने तो फौरन अपना पर्चा जमा करा दिया लेकिन बास लड़के उसे मिस को खींचना पड़ा। सायरा अब दे भी दे। मिस ने बेजारी से कहा। मिस बस 2 मिनट। आपके पूरे टाइम तो खाली पेपर लिए बैठी रहती हैं और ख़त्म होने के वक्त आपको पूरा पेपर याद आ जाता है। मिस बस हो गया। सारा ने अपने पेपर जमा कराए। मिस के क्लास से निकलने के बाद इसे पीछे से बरसा की चोटी खींची। आ बरसा कराई, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं है? सारा ने गुस्से से इसकी चोटी को झटका दिया। वो हमारे बाल छोड़े प्लीज़। अगर हम आपको बताते तो मिस हमारा पेपर भी ले लेती और हमें क्लास से भी बाहर निकाल देती। बरसा ने भराई हुई आवाज़ में कहा। आई बड़ी मलका साहबा, जैसे हम बस तुम ही तो पढ़ती हो और हम तो यहाँ चकमा आने आते हैं ना। तो पढ़ के आती। अजीब है, ऐसी लड़कियाँ बाद में पता नहीं क्यों गुस्सा करती हैं, फिर बाद में अपनी पढ़ाई करती हैं। मैं अच्छे से याद है जब हम 9th पता नहीं 10th में पेपर दे रहे थे, हमारा कंप्यूटर काफ़ी अच्छा है। हमारे आउट ऑफ 50 47 नंबर थे। हमारे पीछे एक लड़की बैठी थी हमारी क्लास वालों, उसे सारा बता दिया और जब लाइक बाहर आई ना वो निकली तो कहती कि मैंने तो इब्बा से बस थोड़ा इसे पूछा, थोड़ा सा। हमें इतनी हैरत हुई। मैं कहा अच्छा बेटा अगली बार से। वो वर्षा की चोटी को झटका देकर बाहर निकल गई। वर्षा भी जल्दी से अपना सामान लेकर बाहर आ गई। अब इसका पूरा दिन ऐसा ही गुजरना था। इसकी आंख खुली, घड़ी देखी तो 7 बज रहे थे। वो जल्दी से उठ बैठी। बहराम के आने का वक्त हो रहा था और इसे आज बहराम को जूस बनाकर देना था। वो उठकर ड्रेसिंग रूम की तरफ पड़ी। पर्पल कलर की नेट की पता नहीं क्या लेकिन कुछ पहना है उसने। मैं इसकी जिस्म वाज़ेह हो रहा था। मलाइका को अच्छे से याद था वो एक दफ़ा जल्दी में इसी हालत में कमरे से बाहर निकल गई थी और फिर बहराम ने जो उसे डांट पिलाई थी अलमानुल हफीज़। फिर 1 घंटा सज़ा के तौर पर वो बाहर सेटिंग में खड़ी रही थी। चलो भई तुम सब बाहर निकलो, आज मैं जूस बनाऊंगी। मैम हम मास्टर चाहते हैं लेकिन आपको किचन में आने की इजाज़त नहीं है। तुम्हारी तो ऐसी की तैसी, मैं भी देखती हूँ कि तुम कैसे रोकती हो मुझे। हटो सामने से। मैम प्लीज़ सर हमें बहुत डांटेंगे। मेरी बिला से डांटते हैं तो डांटे। मलाइका ने सारा को हल्का सा धक्का दिया जिससे वो नीचे को लटकी और पीछे टेबल पर रखे अंडे ज़मीन बोस हो गए और पूरी ज़मीन पर अंडों की सर्दी और सफ़ेदी सब फैल गया। उप्सी, चलो कोई बात नहीं, तुम ये सब साफ करो, मैं तब तक जूस बनाती हूँ। ये कहकर वो छपाक से अंडों पर पाँव रख कर आगे बढ़ गई और सारा पीछे से अपना सर पकड़ कर रह गई। मलाइका ने काउंटर पर आकर कैबिनेट से एक गिलास निकाला और दरवाज़ा खुला छोड़ कर बास्केट से किन्नू उठा लिया। किन्नू छिलकर छिलके इधर उधर चले और आधे किन्नू स्लैब और आधे गिलास में निचोड़ लिए। फिर स्पीड से चीनी डालने लगी। आगे बढ़ी तो कैबिनेट का खुला हुआ दरवाज़ा उठा उठा करके सर पर लगा। जोरदार चीख के साथ इसने अपना सर पकड़ लिया लेकिन हार फिर भी नहीं मानी। कैबिनेट का दरवाज़ा बंद करके आगे बढ़कर चीनी की जगह नमक उठाकर 2 चमचे गिलास में ठक से डाले। जल्दी हिलाकर गिलास उठाकर ये जा वो जा और पीछे सारा इसे बेबसी से देख कर रह गई। मेरे प्यारे भैया देखे मैं क्या लाई हूँ। वो चलती कूदती बहराम के पास आई जो भी जॉगिंग से आया था और एक्सरसाइज का इरादा था। बहराम ने बेजारी से मुड़कर मलाइका को देखा जो यकीनन फिर कोई उल्टा काम करके अब जोश खरोश से इसके सामने खड़ी। ये ले, मैंने अपने प्यारे प्यारे हाथों से आपके लिए जूस बनाया है। आप इसको पिए और फिर मेरी तारीफ करें। अफल तो ये कि बहुत शुक्रिया मलाइका, मगर मुझे ये नहीं पीना। तुमने फिर कोई गलती की होगी। और दूसरी बात ये कि जब मैंने मना किया था तो फिर तुम्हें किचन में घुसने किसने दिया? नहीं ना, मैंने इस बार कोई गलती नहीं की। आप पी कर तो देखें। मलाइका ने रोनी सूरत बनाई। अच्छा लाओ। जूस का गिलास मलाइका से लेकर इसने गिलास मुंह से लगाकर पाँव के लिए खूंटा लग से उतार कर गिलास टेबल पर रखा। मलाइका, मैं किसी दिन तुम्हारा गला दबा दूंगा। वो गुस्से से घुराया। अब से क्या फिर से कोई गलती हो गई? मलाइका ने आंखें पटपटाकर मासूमियत से पूछा। तुम अब मेरे पीछे मत आना। बहराम गुस्से से कहकर एक्सरसाइज रूम की तरफ बढ़ा। भैया मुझे भी एक्सरसाइज करनी है। मलाइका जिम में दाखिल होकर हैंगिंग राड से लटक कर झूला झूलने लगी। राड का शायद कोई नट वगैरह ढीला था या क्या, ऊपर से इतनी वजन डालकर झूला। नतीजतन मलाइका राड में धड़ाम से जमीन बोस हुई। हाय अल्लाह,
हाय अम्मा मेरी कमर, हाय मैं मर गई, हाय भैया मुझे बचाओ। बहरहाल मलाइका की धाइयों को नज़रअंदाज करके एक्सरसाइज करने लगा, क्योंकि ये तो तकरीबन रोज़ का मामूल था। लेकिन एक बात ज़रूर थी कि मलाइका के दम से ही इसकी ज़िंदगी में रौनक थी, वरना बहुत तो शायद कभी कब की अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर चुका होता। बरसा को कॉलेज छोड़कर इसने अपने लैंड क्रूज़र कंपनी के बाहर पार्क की और खुद बाहर निकल आया। कंपनी में अंदर आया तो रिसेप्शनिस्ट ने खड़े होकर सलाम किया और वो सर के खम से जवाब देकर आगे बढ़ा। रिसेप्शनिस्ट ने बड़ी हसरत से इसे देखा था, जो 6 फीट 2 इंच कद का हामिल था। जिसम खूबसूरत सफ़ेद रंगत, स्याह आंखें, खड़ी नाक, बड़े बड़े होंठ और हल्की हल्की शेप। वो आगे बढ़ा और वीआईपी लिफ्ट में दाखिल हुआ। 5th फ्लोर पर पहुंचकर वो जैसे लिफ्ट से निकला तो नायला इसकी सेक्रेटरी इसकी हमकदम हुई। सर आज दोपहर 1 बजे शाह पता नहीं, लेकिन शाह के आगे शाह आई थिंक पेपर्स कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, पता नहीं ऐसे। 3 बजे एमएस कंपनी से आपकी मीटिंग है और रात को कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग पार्टी। और सर आपके डॉक्यूमेंट्स आपके ऑफिस में पहुंचा दिए हैं, आप एक दफ़ा चेक कर लें। ओके, एनीथिंग एल्स? नो सर। ओके फाइन, यू मे गो नाउ। वो अपने ऑफिस में दाखिल हुआ तो 1 सेकंड के लिए ठिठका, फिर आकर अपनी चेयर पर बैठ गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मोइन सैफ? कुछ खास नहीं, शाम को मसरूफ़ था तुम्हारे कज़न के साथ, सोचा अभी मीटिंग कर ली जाए। वो मेरा कज़न नहीं है। अलिया फ़ान ने चबा चबा कर लफ्ज़ों को अदा किया। व्हाटएवर, वो तुम लोगों का आपसी मामला है। फ़िलहाल तो मैं तुमसे डील का पूछने आया हूँ। मैंने तुम्हें पहले बता दिया था एमएस के मैं इलीगल कामों में हरगिज़ भी तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। मेरी आगे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, लेकिन तुम्हारे इस गलीज़ कामों में हरगिज़ शरीक ना होंगी। गलीज़ तो ना को यार, तुम्हें तो पता ही है कि कितना फ़ायदेमंद काम है ये, लड़कियों और बच्चों को स्मगल करना। इनकी चीखें सुनकर किस कदर सुकून मिलता है, क्या बताऊँ तुम्हें। अलिया फ़ान ने इसकी बात पर गुस्से से मुठ्ठियाँ भींच ली। मैंने तुम्हें बता दिया है कि मैं तुम्हारी इस ऑफ़र को हरगिज़ कबूल नहीं करूँगा। तुम्हें जो करना है करो। याद रखना अली, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, तुम अपना नाम मेरी ब्लैक लिस्ट में शामिल कर रहे हो और मेरी ब्लैक लिस्ट में आने वाले का अंजाम हरगिज़ अच्छा नहीं होता। एमएस ने गुस्से से कहा। आउट मोइन नाउ। अलिया फ़ान ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। तुम पछताओगे, एमएस गुस्से से कहकर बाहर निकल गया तो अलिया फ़ान ने गुस्से से पेपर वेट खींच कर दीवार पर दे मारा। बहराम ने पीएमडब्ल्यू हवेली के बाहर पार्क की और खुद अंदर दाखिल हुआ। ऐसी ऐसी गाड़ियाँ दिखाते हैं, पता ही है, स्टैंडर्ड हीरो हाई करें या गाड़ियाँ, क्या फ़र्क पड़ता है। तो नहीं, थोड़ी ना हकीकत है। सामने ही राहदारी में एक जोर दरवाज़ा बना हुआ था। दरवाजे के पास रुककर अपना कार्ड निकाल कर दरवाजे की साइड पर बने बॉक्स में स्लाइड किया, फिर स्कैनर पर अपना हाथ रखा तो दरवाज़ा खुलता चला गया। लिफ्ट में दाखिल होकर वो 1st फ्लोर पर आ गया। लिफ्ट के दरवाजे खुले तो सामने एक हॉल था, दाएं जाने रिसेप्शन था, बाकी सब जगह प्राइवेट रूम्स बने हुए थे। वो लिफ्ट से निकलकर अपने रूम में आ गया और सोफे पर टेक लगा कर बैठ गया। इसी सलाह में दरवाज़ा बजा तो इसने उठकर दरवाज़ा खोला। रुमाल इस दौरान इसने मसलसल मुँह पर लपेटा हुआ था। सर एमएस सर ने आपके लिए ही भिजवाया है। वेटर ने कार्ड आगे किया तो इसने कार्ड लेकर दरवाज़ा वेटर के मुँह पर बंद कर दिया। इस कार्ड पर लिखा था कि शाम को एमएस और डेथ के दरमियान फ़ाइट होगी और ये कि तमाम लोग ज़रूर शिरकत करें। वह शाम को लिफ्ट से नीचे बेसमेंट में आ गया। ब्लैक हुडी सर पर गिराए अपने मखसूस अंदाज में विंग की तरफ बढ़ा तो लोग खुद ब खुद इसके लिए रास्ता बनाते चले गए। कुछ ऐसा ही था, वो खतरे की शुआएं इसके जिस्म से फूटती महसूस होती थी, जो सबको इससे पीछे रहने पर मजबूर करती थी। कुछ पता नहीं चलता था कि कब इसका मूड बिगड़े और वो सामने वाले के मुँह पर घूंसा चढ़ दे। हालांकि ऐसा वो सिर्फ दुश्मनों के साथ ही करता था। रिंग में चढ़ते वो अपनी मखसूस साइड आकर बैठा था और बकूल किसी के मोइन के पालतू कुत्ते इसे बुलाने भागे थे। क्या हाल है डेथ के? आज मैं तुम्हारे कज़न से मिला। वाह क्या आदमी है, मैं तो फ़ैन हो गया इसका। कज़न कहने पर बहराम ने गुस्से से जबड़े भींचे थे, लेकिन 2 ही सेकंड में वो अपने एहसासात पर काबू पा चुका था। वो ख़ानदान और इस ख़ानदान से जुड़ा हर एक आदमी का जिक्र से यूं ही तेज दिलाता था। मोइन आँख लगा कर जा चुका था। रेफरी ने फ़ाइट रेडी होने का इशारा दिया तो बहराम अपनी जगह से खड़ा हुआ। हुडी उतारी तो सबने हुटिंग शुरू कर दी और अब सिर्फ ट्राउज़र में मलबूस खड़ा था, जिससे इसकी बॉडी साफ नज़र आ रही थी। 6 एब्स जो किसी का भी दिल धड़काते। जिसके सामने एमएस ने शॉर्ट और वेस्ट शर्ट पहनी हुई थी। रेफरी के इशारे पर फाइट शुरू हुई। सबसे पहले मोइन ने मारना शुरू किया तो वह इसके हर दाव पर अपना डिफेंस करता रहा। तकरीबन 10 मिनट तक ऐसा ही चलता रहा कि मोइन हिट करता रहा और
डेथ डिफेंस। लोग मुंह खोले देखते रहे। जब आखिरी 5 मिनट रह गए तो मोइन खूब थक गया। तब भी फिर डैक्टिन ने अपने दाव खेलना शुरू किए। पहला पंच मुंह पर मारा। मिस ने इसके डिफेंस के लिए दोनों हाथ अपने चेहरे के आगे किए तो बहराम ने इसके घुटनों पर लात मारी, जिससे वो घुटनों के बल झुका। फिर बहराम ने इसके पेट पर लात मारी तो वो पीछे गिरा। इसके मुंह से खून निकलने लगा। बहराम ने झुककर फिर से इसके मुंह पर पंच मारा, जिससे वो तड़प उठा। इसकी नाक से भी खून निकलने लगा। साथ ही रेफरी ने फाइट ओवर होने का इशारा किया तो बहराम एक हाथ से अपनी हुडी उठाते, दूसरे से होंठों और गाल से निकलते खून को साफ करते रिंग से नीचे उतर आया। सफ्तर, तुम मुझे पानी की बाल्टी ला दो प्लीज़। और सारा, तुम मुझे यहाँ रस्सियाँ ला कर दो। बल्कि रुको सारा, तुम पानी की बाल्टी लाओ और बुआ आप रस्सियाँ ला कर दे दें प्लीज़। और सफ्तर, सफ्तर तुम मुझे सीढ़ी निकाल दो स्टोर से जल्दी। मलाइका पूरे घर में चीखती चिल्लाती भी रही थी। मैम, ये पानी की बाल्टी मैं ले आई। ज़बरदस्त। अब एक काम करो, फ्रीज़र से आइस क्यूब्स भी निकालो ज़रा। और मुसीबत आदमी भी तो इस मुसीबत सर्दी में मुसीबत ठंड का मज़ा चखे ना, इससे पता चले। सफ्तर, सफ्तर अब ले भी आओ। तुम एक नहायत ही कामचोर, काहिल और मीसने आदमी हो। आ जाने दो भैया को। तुम्हारी शिकायत ना की ना तो मेरा नाम बदल देना। इसकी गाड़ी बोलते बोलते किसी और ही ट्रैक पर पहुंच चुकी थी। सारा मलाइका को देखकर है कि इसे यकीन कामिल था कि आज फिर कुछ गड़बड़ होगी और मलाइका को 2 घंटे बाहर रहना पड़ेगा। मैम, सीटी इंटरेस्ट गेट पर रखती गई है। ज़बरदस्त। आ जाओ, चलो काम पर लग जाए। सारा पानी देना। सारा ने इसे पानी की बाल्टी पकड़ाई तो इसे पकड़कर दरवाजे पर बैलेंस करने लगी। बुआ रस्सी हाय अम्मा मैं मर गई। वो बुआ से रस्सी लेने के लिए पीछे हुई तो पाँव फिसला और वो बाल्टी समेत जमीन पोस होने लगी। सारा इसे बचाने के लिए आगे बढ़ी। नतीजतन वो भी साथ ही गिर गई और सारा ठंडा ठार पानी दोनों के ऊपर गिर गया। बुआ, आप पानी की बाल्टी लाए और सफ्तर तुम ये साफ करो। ठंड से कपकपाते इसने दोबारा बाल्टी लाने के अहकाम जारी किए। आज तो मैं इस अयास को छोड़ूंगी नहीं। मेरी शिकायत लगाई थी ना इसने भैया को, अब देखे कैसे मैं इसे मजा चखाती हूँ। ठंड कुछ बेहतर हुई तो इसने गुस्से से कहा। सारा सर पर हाथ मार कर रह गई। इसे यकीन था ये लड़की कभी नहीं सुधर सकती। सारा काम खत्म किया तो अयास खाने का वक्त हो गया। सारा और सफ्तर तुम दोनों यहीं चुप जाओ, कहीं मैं टैरिस से देख कर आती हूँ कि अयास आ रहा है या नहीं। यह कहकर वो ऊपर टैरिस पर भागी। इसे मेन गेट से अयास की गाड़ी अंदर आई तो वो भाग कर नीचे आई और तनकर दरवाजे के सामने खड़ी होगी। आज तो वह अयास को खूब चढ़ाना चाहती थी। अयास, तुम एक काम करो, तुम पहले सैफी से मुलाकात करके इससे बातचीत करके मामला तय करो। मैं कुछ देर में आता हूँ चेंज करके। फिर राम आज अयास के साथ ही आ गया था क्योंकि इसकी अपनी गाड़ी कुछ मसला कर रही थी। चल मेरे भाई, गई काम से। फिर अयास को भेज कर वो आगे बढ़ गया। घर के दाखिली दोनों दरवाजे पर हाथ रखकर इसने दरवाज़ा धकेले तो धड़ाम से ठंडे ठार पानी की बाल्टी इसके ऊपर गिरी। उपसी। घर की खामोशी को मलाइका की आवाज़ ने तोड़ा था। मलाइका जो अयास की तवक्का करी थी इसकी जगह बहराम को देखकर आंखें मीच गई। सारा और सफ्तर तो खामोशी से खिसके। मलाइका, बहराम धाड़ा था, इधर आओ तुम। नहीं भैया प्लीज़ नहीं, अम्मी बचा लें भैया, माफ़ कर देना, गलती होगी। बहराम ने गुस्से से इसे दबोचा और बहर ले जाकर दरख्त से बांध दिया। अगर बांधता नहीं तो वो पूरे लॉन में फुदकती फिरती। हाय अलामिया, मलाइका ने यहाँ भरी। अयास को सबक सिखाने के सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। बेचारी को खुद को ही सजा मिल गई। वो फिर बच गया। भैया हम अब से कॉलेज नहीं जाएंगे, सब इतना तंग करते हैं हमें, हमारा मजाक भी उड़ाते हैं और गिरा भी देते हैं, हम नहीं जाएंगे। वो हिचकियों से रोना शुरू कर चुकी थी। अली अफ़ान इसे कॉलेज से पिक करके अब घर ड्रॉप कर रहा था। मेरी जान, मेरा बच्चा, आप रो नहीं। मैं आपकी प्रिंसिपल से बात करूंगा, फिर देखता हूँ वो लड़कियाँ कैसे मेरी गुड़िया को परेशान करती हैं। अली अफ़ान ने इसे अपने हिसार में लिया तो वह मज़ीद हिचकियों से रोने लगी। बॉस, मुझे फ़ोन आया था यासिर शाह का, वो आपसे मिलना चाहते हैं। अयास की बात सुनकर गुस्से से इसकी गर्दन की रगें उभर आई और आंखें मज़ीद सुर्ख हो गई। बुला लो। अयास को जाने का इशारा करके आंखें मूंद कर सर कुर्सी की पुश्त से लगा लिया। माजी के मंजर आंखों के सामने उभर आए तो आंखों में सुर्ख डोरे तैरने लगे। माजी। सरदार साईं के 2 बेटे थे। बड़े बेटे मुजफ्फर शाह और छोटे यासिर शाह। वो खुद भी और दोनों बेटे भी ज़रा अय्याश फितरत के थे। बड़े बेटे की शादी तो उन्होंने दूसरे गांव के सरदार की बेटी से कर दी थी। मुजफ्फर साहब को इस बात से कोई मसला ना था। आला हसब नसब की बीवी मिल रही थी, इनको और क्या चाहिए था। इनकी ज़रूरत पूरी करने के लिए एक से बढ़कर एक औरत मौजूद थी। खूबसूरती तो वैसे भी इनकी ख़ानदानी वरासत थी। यासिर शाह को अपनी यूनी फ़ैलो से मोहब्बत हो गई तो उन्होंने बाप के फ़ैसले से इनहराफ करके शाइजा से शादी कर ली। सरदार साई ने गुस्से में आकर घर से निकाल दिया तो वो अपनी बीवी को लेकर शहर आ गए। 1 साल बाद इनके घर बहराम और मुजफ्फर साहब के यहाँ अली अफ़ान हुए। तकरीबन 3 साल मजीद गुजरे तो सरदार साई ने जुदाई से तंग आकर बेटे को माफ़ कर दिया और वापस बुला लिया। लेकिन इनकी बीवी और पोते को हवेली आने की इजाज़त ना थी। यासिर साहब भी खुशी खुशी चल दिए। फिर 2-3
दो-दो, तीन-तीन माह बाद बीवी बेटी के पास चक्कर लगाता, बहराम अपने बाप का ये रवैया बगौर देखता था। बाप भाई की सोबत में रहकर फिर से अय्याशी की तरफ माइल हो गए। बहराम की पैदाइश के 8 साल बाद मलाइका पैदा हुई। यासिर शाह का रवैया इस वक्त तक शाइजा बेगम के साथ बेइंतहा बुरा हो गया था। आते मार पीट करके और रात गुजार कर चले जाते। बहराम के अंदर ही अंदर एक आग थी जो भड़क रही थी और इससे इस अनदेखे खानदान से नफरत महसूस होने लगी। मलाइका की पैदाइश के 3 माह बाद शाइजा बेगम का वसाल हो गया। इसके 2 दिन तक तो यासर साहब को इल्म ही ना हुआ। 8 साला बहराम को 4 माह की मलाइका को संभालना मुश्किल हो गया। 2 दिन बड़ी मुश्किल से गुजरे थे कि तीसरी ही रात दोनों पर क़यामत टूट पड़ी। इस रात तो यासर शाह ने इंतहा ही कर दी। वो अपनी अय्याशी दोस्तों को भी घर ले आया। बहराम का दरवाजे पर खटपट महसूस हुई तो इसने खौफ के मारे मलाइका को अलमारी में छुपा दिया और खुद बाहर आया तो यासर साहब थे। इससे थोड़ा सुकून महसूस हुआ, तभी इनके पीछे 3 आदमी भी दाखिल हुए। वो चारों ही शराब में टुन लग रहे थे। यासर साहब ने इतनी ज़्यादा पी हुई थी कि वो सोफे पर गिरते ही बेहोश होके इनके बाकी तीनों दोस्त आंखों में आंसू लिए बहराम की तरफ बढ़े तो वह शदीद खौफजदा हो गया। इसने भागने की कोशिश करी तो उनमें से एक ने आगे बढ़कर बहराम को बाजू से दबोच लिया और फिर इस रात बहराम की दर्दनाक चीखें इस फ्लैट में गूंजी थी। कितनी अजीब बात है ना। जानवर तो पता है कि जानवर है, लेकिन इंसान हैवान होते हैं। जानवर भी नहीं होते, हैवान होते हैं। कुछ इंसान हैवान होते हैं। वो चीखता चलाता रहा, बिलक बिलक कर रोता रहा, लेकिन इसके बावजूद इसका बाप करीबी सोफे पर पड़ा रहा। इन 3 दरिंदों ने मिलकर इस मासूम कली को नोच डाला और बहुत बुरी तरह इज्तिमाई ज़्यादती का शिकार हुआ था, जिसके निशानात बड़े होने के बाद भी इसके जिस्म पर मौजूद थे। सुबह के वक्त इनकी पड़ोसन, जो कि एक बेवा औरत थी, वापस लौटी। पड़ोसियों से शाइजा बेगम की डेथ की खबर मालूम हुई तो सबसे पहले बच्चों की खबर लेने इनके घर आई, लेकिन अंदर बहराम को उधड़ी हालत में पड़े देखकर इनकी चीखें निकल गई थी। अंदर कहीं से मलाइका के रोने की भी आवाज़ आ रही थी, लेकिन वो तो बहराम की हालत पर सख्त ज़्यादा थी। वो तीनों दरिंदा से फरार हो चुके थे। उन्होंने तेज़ी से आगे बढ़कर बहराम को चादर में लपेटा। पीछे से गार्ड ने पुलिस को बुला लिया। मरवा बेगम ने अंदर से जैसे तैसे मलाइका को ढूंढा। अलमारी के बंद रहने के बायस इसको सांस लेने में काफ़ी तकलीफ थी। वो दोनों बच्चों को लेकर अस्पताल चली गई। दोनों का इलाज कराया। मलाइका तो ठीक होगी, लेकिन बहराम का काफ़ी अर्से इलाज चलता रहा। फिर वक्त गुजरता गया। यासिर शाह को मालूम नहीं था कि दोनों बच्चे कहाँ हैं। बहराम ने काफ़ी छोटी उम्र में ही एमएमएस फाइट्स में जाना शुरू कर दिया था। कोई नहीं जानता था कि डेथ ही बाहर में मुजरमों का सफाया करने वाला है। जब वो 25 साल का और मलाइका 18 साल की हुई तो मरवा खातून का इंतकाल हो गया। मासी की याद से बाहर निकला तो अयाज कमरे में दाखिल हुआ। बॉस, अयाज ने सवालिया नज़रों से देखा तो बहराम ने सर हिला दिया। अयाज साइड पर खड़ा हुआ तो यासर शाह कमरे में दाखिल हुआ। बहराम ने मुठ्ठियां बींच कर अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर दी। क्या हाल है साहबजादे के? यासर शाह मुस्कुरा कर कुर्सी खींच कर बहराम के सामने बैठ गए। काम बोलो, बहराम ने सपाट लहजे में कहा तो यासर शाह हंस दिए। इतनी भी क्या जल्दी है मेरे बेटे को? बाप से गले भी नहीं मिलोगे क्या? मेरा कोई बाप नहीं है। बहराम को लग रहा था गुस्से की मारे इसकी नसें फट जाएंगी। अच्छा चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी। अगर तुम नहीं यही चाहते हो कि मैं सीधा मतलब पर आऊँ तो ठीक है। फिर मतलब की बात करते हैं। सीधी सी बात है, मेरी बेटी मलाइका तुम्हारे पास है। इसे मुझे वापस दे दो। तुम्हारे बारे में तो मुझे हमेशा से शक था। पता नहीं वो किसकी औलाद को मेरा नाम दे रही है। अपनी माँ बहन के बारे में ऐसी बातें सुनकर बहराम ने आउट ऑफ कंट्रोल होकर यासर शाह के मुंह पर मुक्का मारा। तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मेरी माँ के बारे में ऐसे ऐसी बात करने की? बहराम फिर से यासर शाह को मारने आगे बढ़ा तो याज ने बड़ी मुश्किल से इसे काबू किया। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। यासर शाह मुंह से खून साफ करते बाहर निकल गए। एक आंसू बहराम की आंखों से निकलकर बेमौल हो गया। मैं जिसे लग रहा था वो माफ़ी मांगने आएगा। कुछ लोग कभी नहीं सुधरते। वो आते हैं और वैसे ही चले जाते हैं, बगैर माफ़ी के, बगैर पछतावे के। बाप ऐसे होते हैं कि आज बहुत शिद्दत से इसने ये बात सोची थी। अयाज, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज़। अयाज ऑफिस से निकला तो बहराम ने गुस्से से चीखते हुए सारी फाइल्स नीचे गिरा दी। इससे लग रहा था कि आज फिर किसी ने इसे रोक डाला था। मेरा प्यारा बेबी, इधर आओ, आ जाओ प्लीज़। बरसा पूरे लॉन में फुदकते खरगोशों के पीछे भागती ने पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक भी हाथ नहीं आ रहा था। पकड़ लिया। बरसा ने छलांग लगाकर एक को पकड़ा तो वो फिर हाथ से निकल गया। उफ,
वर्षा वहीं घास पर बैठकर ऊँचा-ऊँचा रोना शुरू कर चुकी थी। एक-एक करके सारे खरगोश इसके गिर्द जमा होना शुरू हो गए। वो कोई 10-12 खरगोश थे जो अपनी मालकिन को रोता देखकर खुद भी अफ़सरदा हो गए थे। खरगोशों को जमा देखकर वो खिलखिलाने लगी तो सब खरगोश वापस भाग गए। वर्षा ने तेज़ी से आगे बढ़कर एक खरगोश को पकड़ लिया। इसके हाथ, मुँह और कपड़ों पर सब जगह मिट्टी लग गई थी। भैया भैया देखिए, हमने खरगोश पकड़ लिया। वर्षा ने खुशी से खिलखिलाते खरगोश पास बैठे अली अफ़ान को दिखाया तो वर्षा की खुशी देखकर वो भी मुस्कुरा दिया। वो कॉलेज में दाखिल हुआ तो सारी लड़कियां इसके गिर्द जमा होगी। पूरे ग्राउंड में सरगोशियां होने लगी। वो नजरअंदाज करके आगे की तरफ बढ़ता गया। इसे प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ जाते देख सारी लड़कियां खुद ब खुद पीछे हट गई। अरे अली अफान साहब, आइए तशरीफ रखिए, आपने क्यों जहमत की? हमें बताया होता, हम आपकी खिदमत में हाजिर हो जाते। प्रिंसिपल साहब का बस नहीं चल रहा था कि इसके आने की खुशी में क्या कर डाले। आखिर को वो कोई आम आदमी नहीं था, मुल्क के नामवर बिजनेसमैन में इसका शुमार होता था। एक बार फिक्शनल दुनिया में चली जाऊँ, सारे पैसे लेके आऊंगी। और प्रिंसिपल साहब का स्कूल चलता ही इसकी डोनेशन से था। बहुत शुक्रिया अला अलियास साहब, आप बैठे। अली फ़ान ने हाथ उठाकर इशारा किया तो वो फ़ौरन अपनी जगह बैठ गए। तो अलियास साहब, मैं दरअसल वर्षा के मामले में हाजिर हुआ था। आप तो जानते हैं मैं मामलात को नरमी से सुलझाने का कायल हूँ। जी बिल्कुल। तो अलियास साहब, मसला यह है कि मेरी बहन को आपके कॉलेज में काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। आपके कॉलेज के तलबात और आपकी टीचर्स का रवैया वर्षा के साथ नहायत ही नामुनासिब है। तो मुझे मजबूरन वर्षा का कॉलेज चेंज करना होगा। इस सब में आपके कॉलेज के साथ क्या हो सकता है? आप ज़्यादा समझदार हैं। उम्मीद है आइंदा शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अली अपनी बात पूरी करके जा चुका था और पीछे प्रिंसिपल साहब का चेहरा इसकी बात में छुपी धमकी समझता खौफ से सफ़ेद पड़ चुका था। वो अच्छी तरह समझ गए थे कि अब अगर इसे मज़ीद कोई शिकायत हुई होती तो वो डोनेशन रोक देता और सिर्फ इसी पर इक्तफ़ा नहीं करता बल्कि इनके कॉलेज को दिवालिया करके छोड़ता। बाबा साईं, हमने बात करी है बहराम से, वो बिल्कुल तैयार नहीं। वो कभी मलाइकों को हमारे हवाले नहीं करेगा। यासर शाह, मुजफ्फर शाह और सरदार साईं इस वक्त बैठक में बैठे थे। उठवा लो, सरदार साईं ने सफाकियत से कहा। बाबा साईं ठीक कह रहे हैं यासर, तुम इसे उठवा लो, हम अली अफान का इससे निकाह कराएंगे। फिर देखते हैं बहराम क्या कर सकता है। वैसे भी मलाइका सोने की चिड़िया है, वो हमारे हाथों में होगी तो बहराम को काबू करना आसान होगा। मुजफ्फर शाह ने भी तायद की। अल्लाह करे तीनों ही मर जाए। मलाइका को उठवाना आसान बात नहीं है, लेकिन मैं करता हूँ कुछ। अय्याज़, मुझे शॉपिंग पर लेकर चलो। मलाइका का मीटर शार्ट हो रहा था। वो पिछले 1 घंटे से बहराम और अय्याज़ की मिन्नतें कर रही थी, लेकिन बहराम किसी तरह राज़ी होकर नहीं दे रहा था और अय्याज़ तो मानो मुजस्समा बना खड़ा था। मलाइका, मैं मना कर रहा हूँ ना, बात समझ में नहीं आ रही। अब के बहराम ने ज़रा गुस्से से कहा। भैया, आखिरी हरबे के तौर पर मलाइका आंखों में आंसू भर लाई तो बहराम को मान नहीं पड़ी। वो अपनी बहन की आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अच्छा ठीक है, लेकिन मलाइका, मैं तुम्हें सख्ती से वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ करी तो मैं तुम्हें कभी बाहर नहीं जाने दूँगा। जाओ अयाज़, और गार्ड्स को लाज़मी साथ रखना। यस बॉस। आ जाएँ मैम। तुम चलो, मैं भी है। मलाइका कहकर अपने कमरे की तरफ चल दी है। मैम साथ-साथ रहें प्लीज़। वो लोग मॉल पहुँचे तो मलाइका हस्बे-तवक्का इधर-उधर उड़ना शुरू कर चुकी थी। तुम लोग इधर रुको, मैं अंदर से होकर आती हूँ। एक शॉप के बाहर रुककर मलाइका ने अयाज़ से कहा, पर मैम। अयाज़ ने बेबसी से मलाइका की तरफ देखा। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम एक बिल्कुल ज़नाना शॉप में जाना चाहते हो? घर चलो, तुम भैया से कहूँगी फ़ौरन तुम्हारी शादी कराएँ। तुम्हें एक बीवी की अशद ज़रूरत है जो तुम्हें सीधा करके रखेगी। मलाइका की बात पर पीछे खड़े गार्ड्स खी करने लगे तो यास ने खिसिया कर बालों में हाथ फेर कर गार्ड्स को घूरा। मलाइका खटाक से दरवाज़ा खोलकर शॉप के अंदर भटकी। वो भी चीज़ें देख ही रही थी कि इसकी नज़र बैक डोर पर पड़ी। दिमाग में शैतानी ख्याल कर बुलाया। इसका दिमाग तो वैसे भी शैतान का घर था। क्यों ना अयाज को डराया जाए। इसका इरादा ये था कि बैक डोर से निकलकर फ्रंट डोर पर खड़े अयाज को डराएगी। अगर इसे पता होता कि आगे इसके साथ क्या होने वाला है तो वो भूल कर भी ऐसा ना करती। वह बैक डोर से बाहर निकली तो बाहर काफ़ी अंधेरा था। यह शायद मॉल की बैक साइड थी। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगी जिससे महसूस हुआ जैसे कुछ के पीछे है। मलाइका ने डर कर पीछे देखा तो कोई भी नहीं था। वो डर के मारी तेजी से आगे बढ़ने लगी। अचानक ही पीछे से किसी ने इसके मुंह पर रुमाल रखा था और वो दुनिया जहाँ से काफ़ी लोग गई। बॉस बॉस, हमने हर जगह देख लिया, अब मलाइका मैम कहीं नहीं है। वो एक लेडी शॉप में गई थी, हम बाहर वेट कर रहे थे, वो काफ़ी देर बाहर नहीं आई तो अय्याज़, अय्याज़, मेरी बहन को ढूँढो, नहीं तो मैं अपने हाथों से तुम्हारा कत्ल करूँगा। बहराम गुस्से से इसकी बात काट कर गुस्से से दौड़ा और खुद भी चाबियाँ उठाकर बाहर निकला। मलाइका की जब आँख खुली तो वे आलीशान कमरे में थी। वो तेज़ी से बेड से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ी और ज़ोर से दरवाज़ा धड़धड़ाने लगी। काफ़ी देर चीखने चिल्लाने के बाद इसे कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगी तो वो और ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगी। भैया भैया, वर्षा ने अपने कमरे की खिड़की से देखा कि अली अफ़ान के आदमी किसी लड़की को उठा लाए हैं तो वो भाग कर मोबाइल के पास गई कि फ़ोन करके अली अफ़ान को बताएं, क्या हुआ मेरी गुड़िया को इतनी परेशानी क्यों है? भैया, हमने अभी देखा आपके आदमी किसी लड़की को लेकर आए हैं और आपके कमरे में बंद कर दिया है। भैया, वो लड़की कौन है? भैया, क्या आपने किसी को किडनैप कर लिया है?
नहीं मेरी जान, मैं क्यों किसी को किडनैप करूँगा? आप अपने कमरे में ही रहिएगा, मैं अभी दे आता हूँ। बरसा की बात ने अली अफ़ान को परेशान कर दिया था। वह तेज़ी से अपना सामान समेट कर ऑफ़िस से निकला। चाचा सही, आप किसको उठा लाए हैं और वो भी हमारे नाम से? अली अफ़ान ने बामुश्किल अपने गुस्से को काबू किया। बेटे जी, यहाँ आकर बैठे। मुज़फ़्फ़र साहब ने अली को ठंडा करना चाहा। गुस्ताखी माफ़ बाबा सही, मगर हम यहाँ बैठने नहीं जवाब लेने आए हैं। वो कज़िन है तुम्हारी, मेरी बेटी, बहराम की बहन। चाचा सही, आपने बहराम की बहन को उठवा लिया? आपने इससे दुश्मनी मोल ली है और वो अपने दुश्मनों को छोड़ा नहीं करता। बहरहाल, वो मेरा मामला नहीं है। आप हमें ये बताइए कि वो हमारे कमरे में क्या कर रही है? हम चाहते हैं कि तुम्हारा और मलाइका का निकाह हो जाए। इतनी देर में सरदार साहब पहली दफ़ा बोले थे। हरगिज़ नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता आज मैं इसकी बहन से ज़बरदस्ती निकाह करूँ, कल को वो मेरी बहन को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा। अली फ़ान ने सुनते ही कतियत से इनकार कर दिया। मत भूलो अली कि वो इसकी बहन होने से पहले मेरी बेटी है। वैसे भी एक मरतबा मलाइका का निकाह तुमसे हो जाए तो बहराम कुछ नहीं कर सकेगा, वरना वो मलाइका को हमसे छीन लेगा। ये एक बाप की इल्तिजा है तुमसे। ओया तो अलिया फ़ान ने बेबसी से इन तीनों को देखा तो वह तीनों ही आँस भरी नज़रों से इसे देख रहे थे। ठीक है, लेकिन अगर इस सब में मेरी बहन को कुछ हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अली ने बेबसी से हथियार डाल दिए। दरवाज़ा खुला तो मलाइका पीछे हटी। बेटा साहब जी कह रहे हैं कि आप तैयार हैं, आपका निकाह है। वो 10 मिनट में मौलवी को लेकर आ रहे हैं। बुआ ने इत्तला दी। क्या मतलब, कौन साहब हैं ये जो मेरा निकाह कर रहे हैं? मलाइका ने ना समझी से बुआ को देखा। बेटी आपके वालिद यासर साईं का हुक्म है ये। इस नाम पर मलाइका की आंखों में मिर्चें भर गई थी। कौन बाप? मेरा कोई बाप नहीं है, मेरा सिर्फ एक भाई है। मैं किसी यासर शाह को अपना बाप नहीं मानती। जाकर बता दो अपने साईं को। मलाइका जोर से चीखी। लेकिन बेटा, मैंने कहा जाओ। वो हल्के बल चीखे तो सरदार साईं जो इसी तरफ आ रहे थे आगे बढ़कर मलाइका का बाजू दबोचा। एक बात कान खोलकर सुन लो तुम लड़की, तुम्हारा आपसे कोई भाई नहीं है, तुम्हें यहीं रहना है। अब से अगर मौलवी के आने पर तुमने कोई गड़बड़ की तो मैं अपने हाथों से तुम्हें ज़मीन में दफना दूंगा। सरदार साईं ने मलाइका को पीछे की तरफ झटका दिया तो वो पीछे बेड पर गिर गई। मलाइका शाह बल्द यासर शाह आपको अली अफ़ान शाह बल्द मुज़फ़्फ़र शाह के निकाह में दिया जाता है कि आपको कबूल है? मौलवी साहब के पूछने पर मलाइका ने अपना दिल मजबूत किया। इसने पुख्ता इरादा कर लिया था कि अब वो अली अफ़ान को मज़ा चखा कर रहेगी। कबूल है। मौलवी साहब ने दोबारा 2 बार और दोहराया तो दोनों दफ़ा इसने कबूल कर लिया। इसे यकीन था कि बहराम जल्दी से ढूँढ लेगा और तब तक वो अली अफ़ान की नाक में दम करके रख देना चाहती थी। मौलवी साहब के जाने के बाद एक छोटी-सी लड़की मलाइका के पास आई। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। भाभी आप ठीक तो हैं ना? हमें पता है हमारे भैया ने आपसे ज़बरदस्ती शादी की है, लेकिन भाभी आप फ़िक्र ना करें। हमारे भैया बहुत अच्छे हैं, वो लड़कियों को बिल्कुल नहीं देखते और इनकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। और वो आपका बहुत ख़्याल भी रखेंगे और आपको आपके भैया के पास भी लेकर जाएँगे। बरसा ने समझदारी से मलाइका को बताया। वाह भई! तुम्हारे भैया तो बड़े ही अच्छे हैं, आज हम इनको आज़माएँगे। अच्छा तुम्हारा क्या नाम है? मलाइका को वो क्यूट सी लड़की बहुत अच्छी लगी। हमारा नाम बरसा है और आपका क्या नाम है? बरसा ने आँखें पटपटा कर पूछा। मेरा नाम मलाइका है। अच्छा तो मलाइका भाभी, हमारे सोने का वक़्त हो रहा है, हम आपसे बाकी की बातें कल करेंगे। बाय बाय। बरसा बाहर चली गई तो मलाइका के होठों पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। हाँ, हाँ, हाँ। जुनून की तरह हँसते हुए इसने अपना कोट उतार दिया। तभी आलिया फ़ान धार से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाख़िल हुआ, लेकिन मलाइका को देखकर अपनी जगह रुक गया। ये क्या बेहुदा हुलिया बनाया हुआ है? होश-ओ-हवास में आते वो मलाइका को देखकर दहाड़ा, जो इस वक़्त टाइट जीन्स और पेट तक आती टाइट शर्ट में मलबूस थी। भई क्या हो गया है? आप मेरे शौहर हैं और मैं आपकी बीवी, तो आपसे कैसा पर्दा करना किसी गैर के सामने थोड़े ही पहना है। मलाइका ने अलिया फ़ान के गले में बाजू डालकर कहा। क्या बेहूदगी है ये, पीछे हटो। अलिया फ़ान ने गुस्से से इसे पीछे झटका दिया तो वह ढठाई से पीछे हटने के बजाय मज़ीद करीब हुई, जिस वजह से अली जो रिंग में अच्छों को पछाड़ देता एक औरत से छटपटा कर पीछे हुआ। क्या हो रहा है यहाँ? अम्मा सईं धार से दरवाज़ा खुलकर अंदर दाखिल हुई और अंदर मलाइका को अलिया फ़ान की बाहों में देखकर धाड़ी। अम्मा सईं। अलिया फ़ान ने अम्मा सईं को देखकर मलाइका को पीछे धकेला और इनकी तरफ कदम बढ़ाए। वहीं रुक जाइए अली, हमें आपसे ये उम्मीद ना थी कि एक लड़की में गुम होकर आप हमारी खुशी को भुला देंगे। अम्मा सही, आप हमारे किरदार के बारे में खूब जानती हैं और वैसे भी ये लड़की हमारी बीवी है, हमें पूरा हक हासिल है। अपने किरदार पर बात ने अलिया फ़ान को कोलों पर घसीट लिया था। बस अलिया फ़ान, हम खूब समझते हैं कि सही बात क्या है। हमें आपसे ये उम्मीद ना थी कि आप इस कदर जल्द इस लड़की को बीवी के रूप में कबूल कर लेंगे। मत भूलें कि ये लड़की हमारी और आपकी मर्ज़ी के बगैर ब्याही गई है, महज़ आपके चाचा की ख्वाहिश पर। अब आप हमारे पास तभी आइएगा जब इस लड़की को इसके घर छोड़ आएँ। ये कहकर वो जिस तरह आई थी इसी तरह वापस चली गई और पीछे अलिया फ़ान गुस्से से खोलता रह गया। बहराम ने तकरीबन पूरा शहर छान मारा था, लेकिन मलाइका कहीं नहीं थी। अब तो इसके दिल चाह रहा था कि अयाज़ को शूट कर दे। बॉस, अयाज़ दफ़ा हो जाओ यहाँ से, बहराम गुस्से से दहाड़ा।
बॉस मेरी बात सुने, इस दिन यासिर शाह आए थे, उन्होंने धमकी दी थी आपको, कहीं मलाइका मैम वही तो नहीं? हमें वहाँ चेक करना चाहिए। शिट, मुझे पहले क्यों ये ख्याल आया? जल्दी अयाज गाड़ी निकालो। बहराम तेजी से बाहर की तरफ बढ़ा। जल्दी चलो। अलिया खान ने मलाइका को कोट पहना और उसकी कलाई थाम कर बाहर की तरफ बढ़ा। छोड़े, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? अली मलाइका ने मचल कर अपनी कलाई छुड़ानी चाहिए, लेकिन अलिया खान असली के बगैर से थामे में बाहर आ गया। बैठो। अली ने मलाइका को गाड़ी में बैठने का कहा। नहीं, मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। मलाइका ने रोते हुए कहा तो लियोफान ने कलाई से पकड़कर अंदर धकेला और दरवाज़ा बंद करके खुद भी दूसरी तरफ से आकर सवार हो गया। इतनी देर में चौकीदार ने दरवाज़ा खोला तो वह जन से गाड़ी रिवर्स करके बाहर निकालता ले गया। अलियाफान के निकलने के तकरीबन 15 मिनट बाद बहराम वहां पहुंचा था। वो गाड़ी से उतरकर गुस्से से आगे आया। चौकीदार ने इसे रोकने की कोशिश करी तो वह चौकीदार को सड़क पर धकेलता अंदर दाखिल हुआ। यासर शाह, यासर शाह, बाहर आओ। हवेली में अंदर दाखिल होकर वह जोर से दहाड़ा कि इसकी आवाज़ सुनकर सब बाहर निकल आए। कहाँ है मेरी बहन? बहराम ने आगे बढ़कर तनी रखों से यासर शाह का गिरबान थाम कर झटका दिया। छोड़ो मेरे बेटे को, तुम्हारी बहन यहाँ नहीं है। सरदार साई ने आगे बढ़कर यासर शाह का गिरबान छुड़ाया। झूठ मत बोले, मैं अच्छे से जानता हूँ मेरी बहन यही है। अभी कुछ दिन पहले ही आपका बेटा मुझे धमकी देकर गया था। मलाइका, मलाइका, बहराम जोर से दहाड़ा। हमने इसका अली अफान से निकाह करके इसके साथ ही रुखसत कर दिया और तुम अली का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सरदार साई जानते थे कि अगर इसको सच ना बताया तो वो छोड़ेगा नहीं। तो फिर ठीक है, जब तक मेरी बहन सही सलामत वापस नहीं मिल जाती तो मैं इस लड़की को अपने पास रखूंगा। बहराम सुरख के लिए बरसा की तरफ बड़ा। बरसा जो शोर की आवाज़ सुनकर नीचे आ गई थी, इस वक्त नाइट सूट पहने टैडी बाहों में लिए खड़ी थी। चल, तुम्हारा तो सारे टैडी टूडी फेंकेगा ना वो। बहराम को अपनी तरफ बढ़ता देखकर खौफजदा होगी। बहराम ने बरसा को बाजू से दबोचा और इसे घसीटता हुआ बाहर की तरफ बढ़ा। एयाज भी साथ साथी था। नहीं छोड़े हमें, अम्मा, अम्मा सही, बाबा सही, छोड़ो। बरसा मचल मचल कर रोने लगी और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। फरीहा बेगम भी तड़प कर आगे बढ़ी। मुजफ्फर शाह और यासर शाह भी आगे बढ़े, लेकिन एयाज ने इन्हें रोक दिया। गार्ड्स, गार्ड्स! सरदार साईं ने गार्ड्स को बुलाने की कोशिश करी, लेकिन गालिबन इन्हें बहराम के आदमियों ने रोक रखा था। बहराम बिरजा को लिए बाहर निकलता चला गया और वो उधाड़े मार मार कर रोती रह गई। हिजर लाजिम है तो फिर वसल का वादा कैसा? इश्क तो इश्क है, कम कैसा ज्यादा कैसा। अभी कोई अली अफान से इस बात का जिक्र नहीं करेगा, हम खुद मामला देखेंगे। सरदार साईं सफाकियत से फैसला सुनाकर जा चुके थे। तुम ये मुझे कहाँ लेकर आए हो? गाड़ी एक बंगलों के पोर्च में रुकी तो मलाइका चीखी, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। आइंदा अगर तुमने मुझे तुम कहकर मुखातिब किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और अब तुम्हारी आवाज़ ऊंची ना हो। बाहर आओ फौरन। अली अफान की आवाज़ पर वो फौरन गाड़ी से बाहर निकली कि मवादा वो फिर कुछ करते। अली के मैयत में वो घर के अंदर दाखिल हुई। यह कराची की पोश इलाके में वाक़ खूबसूरत सा बंगला था। नहायत ही खूबसूरती से सजा हुआ। अली अफान इसलिए एक आलीशान कमरे में दाखिल हुआ। ब्लैक एंड रेड थीम में सजा हुआ वो कमरा भी नहायत ही खूबसूरत कमरा था। ये तुम्हारा कमरा है, यहीं रहोगी अब से तुम। अब सो जाओ, रात काफ़ी हो गई है। अली खान के नरमी से कहने पर वो सोफे पर बैठकर नाराज़गी से मुंह मोड़ गई तो अली खान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान फैल गई, जिसे छुपाता वो वार्डरोब से कपड़े लेता वाशरूम की तरफ बढ़ गया। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर मलाइका समझी कि अली खान कमरे से चला गया है तो वो तेज़ी से सोफे से उठी, कोट उतार कर बेड पर रखा और अपना बाजू देखा जहाँ सुरख निशान बन गए थे। खड़ूस जंगली जानवर, कोई तमीज़ ही नहीं है कि लड़कियों से कैसे पेश आते हैं। वो बड़बड़ाती बेड में लेट कर कंबल में दुबक गई। 20 मिनट में ही वो गहरी नींद में जा चुकी थी। अली खान शावर लेकर बाहर आया तो वो काफ़ी गहरी नींद में थी। वो भी शर्ट उतार कर मलाइका के साथ ही लेट गया। घर पहुंचकर बहराम इधर उधर देखे बगैर अपने कमरे में जाकर बंद हो गया। अयाज ने बरसा को भी ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया। काफ़ी देर सिगरेट फूकने के बाद बहराम बरसा के कमरे की तरफ बढ़ा। वो धार से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो वो कमरे के बीचों बीच खड़ी, बाहों में टैडी बियर पकड़े, बालों की दो पोनियां बनाए, नाइट सूट के ढीले ढाले ट्राउजर टी शर्ट में मलबूस होने को तैयार खड़ी थी। अयाज, वो जोरदार आवाज़ से धाड़ा, ये किसको उठा लाए? बॉस, ये अली की बहन है। अय्याज को खौफ महसूस हुआ कि कुछ पता नहीं सामने मौजूद शख्स का दिमाग उलटे और वो अभी से गोली से उड़ा दे। हमें भैया के पास घर जाना है। इस लड़की की भराई हुई आवाज़ पर बहराम झटके से उठकर कमरे में दाखिल हुआ और बेदर्दी से इसके दूध या बाजू पर गिरफ्त करके झटका दिया। मेरी बात कान खोल कर सुन लो तुम। इस वक्त यहाँ से वापस नहीं जा सकती जब तक तुम्हारा भाई मेरी बहन को सही सलामत वापस नहीं छोड़ जाता। वो गुर्राया जिससे बरसा की सिसकियाँ बुलंद हुई। हमें घर जाना है। इसकी एक ही रट देकर बहराम ने इसकी सहमी आंखों में घूर कर देखा, जिससे एक सेकंड में इसके आंसू रुके थे और झटके से इसे बेड पर फेंक कर बाहर निकल कर धार से दरवाज़ा बंद कर दिया। रात को मलाइका की आंख किसी अजीब एहसास के तहत खुली। इसने आंखें खोल कर देखा तो पहले तो कुछ समझ नहीं आया और जब समझ में आया तो चीख निकल गई। इसकी चीख की आवाज़ सुनकर इरफान की भी आंख खुल गई। जब देखा तो मलाइका बेगम इसके करीब लेटी हुई थी। उसने खामोशी से इसे अपने बराबर में लिटाया और खुद करवट बदलकर आंखें बंद कर ली। मलाइका को गुस्सा आया तो इसने अलिया खान की कमर पर मुक्के बरसा डाले। अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा वैसा करूं तो खामोशी से आंखें बंद करके सोच जाओ। अलिया खान की मायूसी सी बात पर मलाइका सरता पैर सुरख होगी, दिल धड़का
तो वो अपनी कैफे से घबराकर जल्दी से कंबल में दुबक गई। रात का अंधेरा था, समंदर की लहरें कश्तियों और पत्थरों से सर टकरा रही थी। फिजा में समुद्र की खुशबू रची हुई थी। इसी सना में दो हेवले खामोशी से कश्ती में दाखिल हुए। अंदर कश्ती में काफ़ी चहल पहल थी। गार्ड्स इधर उधर पहरा दे रहे थे। अय्याज को दूसरी तरफ भेजकर बहराम शिप के बेसमेंट की तरफ बढ़ा। रास्ते में आने वाले गार्ड्स को गर्दन मरोड़ कर रास्ता साफ करता किया। वाह, ऐसे जा रहा है जैसे गार्ड्स नहीं, पता नहीं खिलौने रखे हों कि इधर को पाँव मारा, उधर को पाँव मारा। बेसमेंट में भी चंद एक ही गार्ड थे। इनका भी पता साफ करके वहीं रखी ड्रग्स की बोरियों पर पेट्रोल छिड़का। एक जानिब को आग दिखाकर वो इत्मीनान से बाहर आया। ये एमएस की शिप थी जो आज ही ड्रग्स लेकर इंडिया से पहुंची थी और जिसके तबाह होने से यकीनन एमएस को काफ़ी नुकसान होने वाला था। अगली सुबह मलाइका की आंख खुली तो अलिया फान सो रहा था। वह जल्दी से उठकर वॉशरूम चली गई। बाहर आने तक इसके दिमाग में ज़बरदस्त सा आइडिया आ चुका था। चलो, शैतान की टूटी लगी गांव पे। वह कमरे से बाहर आ गई। पूरे घर में कोई भी नहीं था। जैसे तैसे करके चाय पकाने रखी। चाय तकरीबन पक चुकी थी, सॉरी। जब इसे अलिया फ़ान की चाय का कप लिए बाहर आई तो अलिया फ़ान डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ा था। चाय का कप टेबल पर रख कर वो आगे आई। आइए सरताज, आपका ही इंतज़ार था। आइए तशरीफ़ रखिए। ओए मेरे अल्लाह, ला हौला वला कुव्वता। अलिया फ़ान हैरत से इसके अंदाज देखने लगा। क्या करी हो, पीछे हटो। अलिया फ़ान ने सट पटाकर मलाइका को खड़ा करना चाहा तो मलाइका ने अली के कंधों पर दबाव डालकर इसे दोबारा बिठाया। इतनी भी क्या चलती है सरताज, तसल्ली रखिए, इसने कहा और चाय का खोलता हुआ कप उठाकर इसके होंठों से लगा दिया। खोलती हुई चाय जब इसके बड़े बड़े होंठों से टकराई तो इसकी सिसकी निकल गई। बेचारा, उपसी, क्या ज़्यादा गर्म थी? लाए मुझे दिखाए। मलाइका ने जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया, अलिया फ़ान ने सटपटा कर मलाइका को पीछे के लाश रख चेहरा लिए खड़ा हो गया। तुम एक नहाई थी बेहुदा लड़की हो, गुस्से से बोलता अलिया फ़ान कमरे की तरफ फट गया और पीछे से मलाइका पेट पकड़ कर हंसती रहेगी। अयास, मौलवी साहब का इंतज़ाम करो फ़ौरन। यस बॉस। अपने आप ही निकाह करी जा रहे हैं एक दूसरे की बहनों से। चल मेरे भाई, इन्हें तो शादी का खर्चा भी नहीं उठाना पड़ता फोर्स मैरिज वालों को तो। सारा, तुम जाकर इस लड़की को तैयार करो। बहराम सारा को कहकर खुद भी अयास के साथ बाहर निकल गया था तो सारा बरसा के कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा खोला तो बरसा सामने ही बैठ की पाइंती से टेक लगाई, टैडी बाहों में भीजे शायद सो रही थी। सुनो बरसा, उठो बरसा। सारा ने बरसा को हल्का सा हिलाया तो वो आंखें मसलती सर उठाकर इसे देखने लगी। बरसा, बहराम सर ने कहा कि तुम उठकर रेडी हो जाओ, वो मौलवी साहब को ला रहे हैं, तुम्हारा इनसे निकाह होगा। निकाह? लेकिन हमें तो घर जाना है भैया के पास। हाँ ठीक है, पहले तुम्हारा निकाह हो जाए तो बहराम सर तुम्हें तुम्हारे भैया के पास ले जाएंगे। पक्का ना? बरसा ने मासूमियत से पूछा। हाँ पक्का। चलो अब तुम जल्दी से उठकर मुंह धो लो, फिर मैं तुम्हें एक दुपट्टा ला देती हूँ। सारा ने इसे खड़े करके वॉशरूम रवाना किया और खुद इससे एक दुपट्टा लेने चलती। बरसा मुंह हाथ धोकर बाहर आई तो सारा एक बड़ी सी चादर लिए खड़ी थी। इसके बाहर आने पर सारा ने इसके सर पर चादर डाली और इससे बाहर आने का इशारा करती बाहर निकल गई। बरसा भी चादर से उलझती इसके पीछे हो ली। वो बाहर आई तो बाहर सोफे पर सब बैठे थे। वो भी डरती झिझकती एक सोफे पर जाकर टिक गई। बरसा शाह, वल्द मुजफ्फर शाह। अच्छा प्लीज़, अगर हम सांस ले रहे हैं ना, हमारे सांस लेने पर पाबंदी ना लगाएं। हमने फिक्रा बोला था और हम कुछ करे थे। बरसा शाह वल्द मुजफ्फर शाह, आपको 50 लाख हक महर के एवज़ बहराम शाह वल्द जियासत शाह के निकाह में दिया जाता है। क्या आपको यह निकाह कबूल है? मौलवी साहब ने सवाल किया तो सारा के इशारा करने पर बरसा ने सर हिला दिया। 3 दफ़ा पूछने के बाद मौलवी साहब बहराम की तरफ मतवज्जा हुए। बहराम शाह वल्द जियासत शाह, बरसा शाह वल्द मुजफ्फर शाह को आपके निकाह में दिया जाता है। क्या आपको कबूल है? कबूल है, सुर्ख आंखों से बहराम ने जवाब दिया। मौलवी साहब ने निकाह की सुन्नत अदा करके दुआ कराई, फिर बहराम के साथ उठकर बाहर निकल गए। क्या मैं भैया के पास जा सकती हूँ अब? बरसा ने सवालिया नज़रों से सारा की तरफ देखा। हाँ बिल्कुल, अभी बहराम सर आएंगे तो वो तुम्हें तुम्हारे भैया के पास ले जाएंगे। अभी तुम्हें थोड़ी देर आराम कर लो। सारा इसे बहलाती बहराम के कमरे में ले गई और बरसा भी इसकी बात सुनकर फ़ौरन मुतमईन हो गई। मैं जा रहा हूँ, खाना फ्रिज में रखा है, खा लेना और आकर दरवाज़ा बंद कर लो। मलाइका को बोलता मोबाइल पर बरसा का नंबर डायल करता वो बाहर निकला। काफ़ी देर बेल जाती रही लेकिन दूसरी तरफ से किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। वह दोबारा कॉल मिलाने लगा तो इसके मोबाइल पर बहराम की कॉल आने लगी। इसे काफ़ी ताज्जुब हुआ लेकिन कॉल उठा ली। अलिया फ़ान शाह, आज रात 9 बजे फ़्लाइट अरेंज की है मैंने, उम्मीद है तुम आओगे। स्पीकर से बहराम की सर्द आवाज़ गूंजी। ज़रूर। अलिया फ़ान ने भी सर्द आवाज़ में जवाब देकर ठग से मोबाइल बंद कर दिया। वह तेज़ी से गाड़ी की तरफ बढ़ा, इसे अभी बहुत काम थे। रात को अलिया फ़ान लिफ्ट से नीचे बेसमेंट में पहुंचा। हर तरफ
गोया रंग का सैलाब उमड़ आया था। शराब और शबाब सब मौजूद था। अलिया खान रिंग की तरफ सॉरी बढ़ गया। बहराम जो सोफे पर बैठा हुआ था वो भी रिंग में चढ़ गया। दोनों अपनी अपनी शर्ट उतार कर आमने सामने आ गए और दोनों ही एक दूसरे को ऐसे घूर रहे थे जैसे अभी खा जाएंगे। रेफरी ने फाइट स्टार्ट होने का इशारा दिया। तभी मोइन सैफ एक सोफे पर आकर बैठा था। वो दिलचस्पी से इन दोनों को देखा और दोनों तकरीबन 2.5 साल बाद आमने सामने आए थे। वो वजह यकीनन कुछ बड़ी ही थी। वैसे भी बहराम शाह और अली अफान शाह के बहुत से हिसाब निकलते थे इसकी तरफ। चलो ये तो वैसे हो गया ना कि वो दोनों लड़े हैं, एक तीर से दो निशाने हैं, वो दोनों लड़े हैं और ये मज़े ले रहे हैं। मुझे यकीन है कि तुम्हारे घर वालों में से किसी ने तुम्हें खबर नहीं की, लेकिन चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम्हारी बहन वल्ला किस कदर मासूम है वो। मेरे पास है, लेकिन फ़िक्र नहीं करो। अगर तुम सही सलामत मेरी बहन को वापस घर पहुँचा दो तो मैं इसे हाथ भी नहीं लगाऊंगा, वरना। बहराम ने जानकर बात अधूरी छोड़ी तो अलियाफान एकदम रुक गया। तभी बहराम ने इसकी हालत का फ़ायदा उठाते इसके मुंह पर पंच किया, जिससे अलियाफान लड़खड़ा कर पीछे की तरफ झुका। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे मेरी बहन पर पूरी नज़र डालने की? अलियाफान ने होश में आते बहराम पर दर पे वार किए, जैसे तुम्हारी हुई। लेकिन फिक्र ना करो, अगर तुमने मेरी बहन को तलाक देकर मेरे पास पहुंचा दिया तो मैं भी तुम्हारी बहन को तलाक देकर तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा। लेकिन याद रखना, बगैर छुए। हरगिज़ नहीं, मैं हरगिज़ मलाइका को तलाक नहीं दूंगा। तो फिर ठीक है, मैं भी तुम्हारी बहन को अपने पास रखूंगा। मोइन सैफ ने बड़ी दिलचस्पी से दूर बैठे फाइट को पर्सनल नवीयत पर जाते देखा था। यकीन इन दोनों के दरमियान किसी चीज़ पर तनाज़ा था और वो चीज़ या इंसान एमएस को बहुत फ़ायदा देने वाला था। पूरे दिन इधर से उधर घूमते मलाइका शदीद बोर हो चुकी थी। वो अब तो जैसे अंधेरा होता जा रहा था वैसे वैसे इसकी जान निकलती जा रही थी। वो शिद्दत से अली अफ़ान के वापस आने की दुआ कर रही थी। तभी अंधेरे से बचने के लिए वो पूरे घर की लाइट्स जलाकर टीवी खोलकर लाउंज में मौजूद सोफे पर बैठ गई और दोनों घुटने सीने से लगाकर हाथ घुटनों के गिर्द बांध लिए। तकरीबन 11 बज रहे थे और पूरे घर में सिर्फ टीवी की आवाज़ गूंज रही थी। मलाइका को ऐसे बैठे थोड़ी देर गुजरी थी जब पूरे घर की लाइट चली गई। शायद शॉर्ट सर्किट हुआ था। मलाइका की तो चीखें निकल गई और वो घुटनों में मुंह देकर ऊंचा ऊंचा रोने लगी। इस शॉर्ट सर्किट सिर्फ लड़कियों के साथ क्यों होता है? वो भी वो जिन्हें अंधेरे से डर लगता है। लड़कों के साथ क्यों नहीं होता? शायद आपस की बात है। लड़कों के दिल बहुत मजबूत होते हैं। हमारा जब हम शिफ्टिंग पे थे ना, मतलब लाइक अपने दाई के घर, अभी भी हमारा ब्रदर उन्हीं के घर सोता है ऊपर छत पे अकेला। 2 रूम है छत पे, वहाँ अकेला होता है और लाइट भी बंद कर देता है सारी। हमारी छोटी बहन बार बार यही कहती है, पता नहीं है कैसे सोता है, मुझे बहुत डर लगता है, पता नहीं है कैसे सोता है। लड़कियों के दिल वैसे थोड़े से नाजुक होते हैं, लेकिन लाइट हमेशा लड़कियों की बारी क्यों जाती है? बहराम की बात चली, अफ़ान काफ़ी डिस्टर्ब हुआ था। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि बरसा बहराम के पास थी और किसी ने इसे बताया ही नहीं। वो तो और बहराम ने इससे निकाह भी कर लिया था। बहराम की बात चली, अफ़ान काफ़ी डिस्टर्ब हुआ था। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि बरसा बहराम के पास थी और किसी ने इसे बताया ही नहीं। ये तो मैंने पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी वो तो और बरसा ने इससे निकाह भी कर लिया। बहराम ने सॉरी इससे निकाह भी कर लिया था। एक बार फिर से रिमाइंड करवा रही हूँ, प्लीज़ नमाज़ पढ़ लीजिएगा। अल्लाह आपको अपनी ज़बान में रखे। तकरीबन 1 घंटा सड़कों पर गाड़ी घुमाने के बाद अली अफ़ान घर पहुंचा तो पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। वो काफ़ी हैरान हुआ। गाड़ी पोर्च पे खड़ी करके वो मेन गेट खोलकर अंदर आया और मलाइका को आवाज़ दी। मलाइका जो डर के मारे सोफे पर दुबक कर बैठी थी, अली अफ़ान की आवाज़ पर तेज़ी से उठकर अली अफ़ान की तरफ भागी और इससे लिपट कर धाड़े मार कर रोने लगी। अली अफ़ान जहाँ मलाइका की हालत देखकर हैरान हुआ, वहीं इसका लम्स महसूस कर इसका दिल धड़क उठा। मलाइका क्या हुआ, चुप कर जाओ। अली अफ़ान ने नरमी से इसकी पुश्त से हिलाई। नहीं, मुझे बचा लें, अंधेरा हो रहा है, मेरा सांस घुट रहा है। कुछ नहीं हो रहा, देखो अभी लाइट आ जाएगी। अली अफ़ान ने कहा। तभी लाइट आ गई। अच्छा, इससे मुझे एक बात याद आई। हम बोलते हैं ना कि हम कुछ और मांग लेते, तो एक लड़की ने लाइव में कमेंट किया था, जब लाइव आए थे तब कमेंट किया था। उसने हमें समझाया था कि जब हम ये बोलते हैं ना कि फल्ला हम कुछ और मांग लेते तो वो भी मिल जाता। तो कहते कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जिस जिस चीज़ की आपको ज़रूरत थी ना वो चीज़ आपको मिल गई, इस वजह से। सो हमें याद है, हम नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं बोलेंगे, ठीक है? पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि आदत बनी हुई ना, तो इसलिए। चलिए पढ़ते हैं। देखो आ गई है लाइट, आ जाओ पानी पी लो। अली अफ़ान इसे लिए किचन की तरफ बड़ा पानी पिला कर फिर वो इसे रूम में ले आया और लाकर बेड पर लिटाकर कंबल अच्छे से इसके ऊपर डाल दिया। आप भी आ जाए। मलाइका ने अली अफ़ान का बाजू पकड़ कर कहा। वो भी वो भी वक्फा से हिचकियाँ ले रही थी। अच्छा, मेरी आवाज़ थोड़ी चेंज है ड्यू टू नींद पूरी ना होने की वजह से, सो प्लीज़ टोलरेट।
हाँ तुम लेटो, मैं भी आ रहा हूँ। और इरफान ने कहा और आकर उसकी दूसरी तरफ लेट गया और आहिस्ता 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 मलाइका के बालों में उंगलियां चलाने लगा। तो मलाइका पुरसुकून होगी। मारिया, ये इसकी ड्रिंक में मिलाकर इसे पिला देना और इसे मालूम करने की कोशिश करना कि इसका और अली इरफान का किस बात पर झगड़ा है। एक मरतबा मुझे पता चल जाए तो देखना मैं कैसे इन्हें तिकनी का नाच नचवाता हूँ। एमएस ने मारिया को हदायत दी तो बस सर हिलाकर बार काउंटर की तरफ फट गई। 2 ग्लासेस रेड वाइन प्लीज। मारिया के कहने पर वेटर ने 2 ग्लास उठाकर इसे दिए तो एक ग्लास में मारिया ने वो पुड़िया मिला ली और दोनों गिलास उठाकर सोफे की तरफ पड़ी जहाँ बहराम बैठा था। मारिया ने मुस्कुराकर वो गिलास बहराम के सामने पेश किया तो बहराम ने भी मुस्कुराकर गिलास इसके हाथ से ले लिया और एक नज़र इस पर डाली। जदीद फैशन के फिटिंग वाले कपड़े जिसका ऊपर नीचे सब गायब था। बहराम ने वो गिलास मुँह से लगा आज वो थोड़ा एंजॉय करते हैं। मारिया मायने खीसी से कहकर प्राइवेट रूम्स की तरफ बढ़ी। बहराम भी साथ ही था। कमरे के अंदर आकर मारिया ने दरवाजे को बंद कर दिया। 2 ग्लासेस रेड वाइन प्लीज। ये तो पढ़ लिया है, आगे करती हूँ। खैरियत तो है? आज तुम्हारी अली अफान के साथ फाइट इतनी पर्सनल नवैयत की क्यों हो रही थी? और इस एक जुमले से ही बहराम का अपना जवाब मिल चुका था। वो जो इसकी तरफ बढ़ रही थी। बहराम ने एक बाजू से इसे झटके से पीछे किया और दूसरे हाथ से इसकी गर्दन पर छोटा सा नुकीला चाकू रखा। मैं क्यों बताऊं? बहराम ने एक आंख मारी और इसे कुछ समझने का मौका दिए बगैर चाकू इसकी गर्दन पर चला दिया। इस कमरे की खिड़की हवेली की बैक पर खुलती थी। बहराम ने इसे नीचे जंप मारी तो बहुत बुरी तरह लड़खड़ा गया। बहराम को यकीन हो गया कि मारिया ने ड्रिंक में कुछ मिलाया था, वरना वो जितना भी ड्रिंक कर लेता इसके दिमाग पर नहीं चढ़ती थी। बहराम ने कॉल करके अयाज को बुला लिया। इस हालत में ड्राइव करना खतरे से खाली नहीं था। गाड़ी घर पहुंची तो वह घर के अंदर दाखिल हुआ। कमरे का दरवाज़ा खोला तो सामने बेड पर बरसा लेटी हुई थी। वो भी लड़खड़ा कर बरसा के बेड पर गिरा तो हड़बड़ा कर उठ बैठी सॉरी। जलजला जलजला आ गया है। ये नावल है कि क्या है? जलजला जलजला आ गया क्या? हमें भैया के पास ले जाए कोई। शायद वो बहुत ज़्यादा ही नींद में थी। ये हमारे साथ ऐसा हुआ था एक मरतबा। एक्चुअली हमारा घर जब रेनोवेट नहीं ना हुआ था तो मम्मा ने ना ज़्यादा मिट्टी डलवाई थी ताकि जब और दरवाज़ा ऊंचा थोड़ा सा लगवाया था कि ताकि जब ना लाइक थोड़ी सी मिट्टी और डले और वो दोनों स्टेबल हो जाए। तो दरवाजे के नीचे ना, इन शॉर्ट कहने का मतलब दरवाजे के नीचे ना गैप था, एक छोटा सा ना खला था। उससे छोटे जानवर या कोई बहुत पतला इंसान ना आ सकते हैं, छोटे बच्चे लाइक। तो वहाँ से ना एक कुत्ता आ गया था, वाइट कलर का था वो। सुबह सुबह का वक्त था, गर्मियाँ थी और हम बाहर सीन में लेटे हुए थे। यूजुअली आप लोग जानते होंगे मिडिल क्लास फैमिली में लाइक रूम में तो नहीं होता, बाहर सारे सीन में सो रहे होते हैं। और हमारे बाबा की आदत है वो सुबह खेलते हैं, सुबह उठते हैं। तो वो उठे और उन्होंने ना एक तो हम शायद कोई ख्वाब देख रहे थे। उन्होंने ना जब कुत्ता आया ना तो उन्होंने उठा के कोई चीज़ उसके मारने लगे ना। हमें कुत्तों से बहुत डर लगता है, हम बताते पहले। तो उसे मारने लगे ना उन्होंने जस्ट अ सेकेंड उन्होंने कुत्ते की चीज़ मारी। हम शायद किसी ख्वाब में थे या शायद हल्की गूंदगी में थे, नीम गूंदगी में थे होंगे। हम अचानक उठ के हम इधर दोबारा को देखने लगे और हमने बिल्कुल यही कहा था, जलजला आ गया जलजला। उसके बाद हमारे थोड़े से होश बहाल हुए। वो सुबह बहुत अच्छी थी वैसे, आप उसकी बात है, लेकिन उसके बाद हमने मम्मा को बताया था। हम ऐसे उठते हैं अचानक, सारे बहुत डरते हैं, कहते तुम ना उठो, ऐसे ना उठा करो लाइक। हमने कहा था ना हम लाइव आएंगे ना तब हम अपने किस्से सुनाएंगे। कोई जलजला नहीं आया, सो जाओ। नशे की वजह से इसकी आवाज़ और आंखें दोनों भारी। ओह लेकिन आप हैं कौन और यहाँ क्यों सो रहे हैं? बहराम हूँ मैं और अब खामोशी से सो जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन हमें भैया के पास जाना था। जब काफ़ी देर तक कोई जवाब ना आया तो उसने बहराम को देखा जो सो गया था। वो भी कंधे झुकाकर कंबल में डुबकी। 2 माह बाद 2 माह गुजर गए थे। इस दौरान बहुत से मौका ऐसे आए थे जिनमें वो भाग सकती थी, लेकिन पता नहीं क्यों भागने का दिल ही नहीं करता था। जिस रात वो डरी थी इस रात भी ऐसा ही हुआ था। भागने के कितने मौका थे लेकिन वो भागी नहीं। फिर खुद को ये सोच कर तसल्ली दी, नहीं मौका ही आएगा, चलो बहराम आकर ले जाएगा। और वैसे भी यहाँ से भाग कर जाएगी कहाँ? वर्षा का हाल भी कुछ ऐसा ही था। वो खुद से तो खैर भागने का सोच भी नहीं सकती थी। इस रात के बाद से बहराम सुबह उठकर घर से निकल जाता और रात के वापस आता था। सुबह तो बहराम को यही लगता कि वो सो रही है, इसलिए वो खामोशी से तैयार होकर निकल जाता, लेकिन दर हकीकत बरसात जाग रही होती थी और कंप्यूटर के कोने से इसे देखती रहती। वो इसे बड़ा प्यारा अपना अपना लगता था। मिलना है मुझे तुमसे। अली अफ़ान ने बहराम को कॉल करी थी, ऑफिस आ जाओ। सुनने से दरवाज़ा सुनते ही आई थिंक ऐसे कुछ भी, लेकिन पता नहीं किस अंदाज में जवाब आया था। शाम 4 बजे कहकर अली अफ़ान ने ठग से कॉल काट दी।
बोलो क्या काम है? बहरहाम ने सरदबाज में इसका इस्तकबाल किया तो अली फ़ान इसके सामने आ गया। सुना है तुम एमएस के खिलाफ काम कर रहे हो? सही सुना है, मेरे पास एक प्लान है। ओह! वो तुम मुझे क्यों बता रहे हो? क्योंकि इसके बाद तुम मेरी बहन को मेरे हवाले करोगे, ठीक है। अली फ़ान आज फ़ाइट के लिए आया था लेकिन वो वापसी में इसे काफ़ी देर हो गई थी। हर तरफ गहरा सन्नाटा था कि अचानक इसकी गाड़ी बंद हो गई। वो गाड़ी से बाहर निकल आया था कि देखे कि क्या हुआ है। अभी वो बोर्ड पड़ चुका ही था कि कोई चीज़ पूरी शिद्दत से इसके सर पर लगी। ज़ख्म काफ़ी गहरा था, तभी वो बेहोश हो गया। जब होश आया तो खुद को एक खालनुमा कमरे में ज़ंजीरों में बंधा हुआ पाया। कमरे के ऊपर वाले 2 मुख़ालिफ़ कोनों से काफ़ी लंबी ज़ंजीरें लटका कर इसके हाथों को बाँधा गया था और नीचे से पाँव को भी, ऐसे कि इसके हाथ हवा में मुअल्लक़ थे और शर्ट भी गायब थी। लाइक जैसा कि यूजुअली होता है जेल में, बहुत पुरानी फ़िल्मों में आपने देखा होगा। तभी कोई दरवाज़ा खोल कर अंदर दाखिल हुआ। "क्या हाल है? उम्मीद है काफ़ी एन्जॉय कर रहे होंगे तुम।" मोइन सैफ कमरे में दाखिल हुआ था। "मुझे यहाँ क्यों लाया गया है?" "ओके, तुम काम की बात बढ़ाना चाहते हो तो ठीक है। इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो कि आज से मुझे जो भी शिप्स अपने काम के लिए चाहिए होगी वो तुम मुझे दोगे बतौर पार्टनर।" एमएस ने कॉन्ट्रैक्ट अली फ़ान के आगे किया। "हरगिज़ नहीं, मैं पहले भी कह चुका हूँ, अब दोबारा कह रहा हूँ, मैं तुम्हारी इस घटिया काम में हरगिज़ तुम्हारा साथ नहीं दूँगा।" अली ने सरदबाज़ में जवाब दिया। "ओह! रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। तो फिर ठीक है, तुम्हारी मेहमान नवाज़ी करते हैं।" "नवाज़? नवाज़? यस सर।" "लाओ भी नवाज़ इसकी मेहमान नवाज़ी का सामान दो, आखिर को हम भी तो ये शर्फ़ हासिल करें।" नवाज़ ने एमएस को एक कोड़ा पकड़ाया। मोइन अली अरफ़ान के पीछे गया। हैं? अली अरफ़ान के पीछे गया, कितना अच्छा नाम था, अली अरफ़ान कर दिया और पूरी कुव्वत से वो कोड़ा अली अरफ़ान की कमर पर मारा। अली अरफ़ान ने दर्द की शिद्दत से लब पीछे। देखो पूरा नाम पढ़ते हैं ना तो कितना अच्छा लगता है, अली अरफ़ान। तकरीबन 4 से 5 बार कोड़ा मारा जिससे इसकी जल्द शदीद मुतासिर हुई थी जिल्द सॉरी। ठीक है, लेकिन पहले तुम मुझे बताओ कि तुम किसके साथ मिलकर काम कर रही हो और ये शिप्स कब रवाना होंगी? ओह! चलो ठीक है, मैं तुम्हें ये बता दूँगा लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। ठीक है, लाओ। तकलीफ़ को बर्दाश्त करते इसने हामी भरी। एमएस ने नवाज़ को इशारा किया तो उसके आगे बढ़कर एक हाथ की ज़ंजीर खोल दी। अली अफ़ान के साइन करने के बाद नवाज़ ने इसका हाथ फिर से बाँध दिया। अच्छा तो सुनो, तुम्हारे बाप, चाचा और दादा हैं मेरे इस डील के पार्टनर और हम आज रात को मीटिंग करके सब फाइनल करेंगे और परसों तुम्हारी यानी कि हमारी शिप्स रवाना होगी। एमएस अली अफ़ान को सकते में छोड़कर बाहर निकल गया। वो सोच भी नहीं सकता था इसके बाप-दादा ही ऐसे कामों में मुलव्विस हो सकते हैं। शाम के साए फैल रहे थे जब बहराम अपने साथियों के साथ खुफिया तरीके से मोइन के बंगले में दाखिल हुआ। रास्ते में जो-जो आता-जाता वो इसे मारते जाते। खबर के मुताबिक बहराम ने अय्याज़ को ऊपर भेजा और खुद अपने साथियों के साथ नीचे आ गया। नीचे बेसमेंट में मोइना वर इसके अपने बाप का मोइना वर आई थिंक ऐसे कुछ इसके अपने बाप अ, और दादा मौजूद थे। बहराम को बिल्कुल भी हैरत ना हुई, इसे पहले ही पता था। वो चारों जो बहुत मज़े से बैठे बातों में मसरूफ़ थे, अचानक बहुत बुरी तरह बौखला गए जब हर जानिब से इन पर घेरा हुआ। तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे?" एमएस ने हैरानगी से बहराम को देखा। "जिस कैदी को तुमने नीचे बाँध कर रखा है, इसी कैदी ने हम तक ये खबरें पहुँचाई हैं। अली अफ़ान, मैं इसे छोड़ूँगा नहीं।" एमएस गुस्से से चीखा। "तुम्हें नहीं पता अचानक कैसे वो अ, मान गया?" हीरो के बाद एक बात का अंदाज़ा मुझे नावल पढ़ने के बाद हो गया। आराम से प्लीज़, अपना मामला बाद में निपटा लेना। पहले यहाँ से तो बच निकलो। "बहराम बेटे, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम इतने बुरे तो नहीं हो कि अपने बाप को पुलिस के हवाले कर दो?" थोड़ी देर खामोशी के बाद यासर शाह की आवाज़ गूंजी। "बिल्कुल सही कहा आपने, मैं इतना बुरा बिल्कुल नहीं हूँ कि अपने बाप को पुलिस के हवाले कर दूँ, बल्कि मैं अपने इस नाम के बाप के सीने में खुद गोली उतारूँगा।" बहराम ने कहकर बंदूक का रुख यासर शाह की तरफ किया और ट्रिगर दबा दिया। ठा की आवाज़ के साथ गोली यासर शाह के सीने में लगी और साथ ही बहराम की आँख के किनारे से आँसू निकल बेमोल हो गया। बाकी तीनों की टाँग पर एक-एक गोली मारी। "मुनीर, इन्हें ले जाओ और एएसपी शाहनवाज़ के हवाले कर दो।" बहराम हुक्म देकर बाहर निकल गया। एएसपी शाहनवाज़ के बारे में ये बात मशहूर थी कि जो मुजरिम हम एक दफ़ा इनके हाथ लग जाता, वो बचकर नहीं निकल सकता था। बहराम के बेसमेंट में जाने के बाद अय्याज़ ऊपर आ गया। वहाँ खड़े गार्ड्स का खामोशी से काम तमाम करने के बाद वो अली अफ़ान के पास आया। अली अफ़ान नीम बेहोश था। जल्दी-जल्दी इसकी हथकड़ियाँ खोलकर वो इसे लेकर तेज़ी से नीचे बढ़ा। अगर कोई इन्हें देख लेता तो अय्याज़ के लिए मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता। वो पीछे वाले रास्ते से अली अफ़ान को लेकर बाहर निकला और इसे ले जाकर गाड़ी में बिठाया, साथ ही एक चादर इसके कंधों पर डाल दी। गाड़ी मुख्तलिफ रास्तों से होती अली अफ़ान के बंगले पर पहुंची। अय्याज़ ने सहारा देकर अली अफ़ान को उतारा और गार्ड्स को आवाज़ दी, "तुम सर को अंदर ले जाओ, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ।" अश्क
आई थिंक इसका नहीं, इसका वापस आना शायद ज़रूरी ना होता, तो वो तो पहले वो अली अफ़ान को देखता। गार्ड अली को सहारा देकर अंदर ले गया। मलाइका शायद कमरे में थी। कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर अली अफ़ान ने गार्ड को इशारा किया तो वो वापस चला गया। अली अफ़ान लड़खड़ा कर कमरे में दाखिल हुआ और पेट के बल बेड पर गिर गया। चादर बाहर ही कहीं गिर गई थी। तकलीफ की शिद्दत इस कदर थी कि बर्दाश्त नहीं हुई थी। मलाइका वॉशरूम से बाहर आई तो अफ़ान की पीठ देकर इसकी चीख निकल गई। ये क्या हुआ? वो तेज़ी से आगे आई। आंसू खुद ब खुद आंखों से जारी हो गए। अली अफ़ान की कमर की जिल्द बुरी तरह उधरी हुई थी। मलाइका ने हाथ लगाना चाहा तो तकलीफ से अली अफ़ान की कराह निकली थी। मत छेड़ो, अली अफ़ान ने तकलीफ से कहा। मुझे वो याद आ गया कि ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। मलाइका ने अली अफ़ान का मोबाइल उठाया तो इसे समझ ही नहीं आया कि किसे कॉल करे। इसने कॉल हिस्ट्री खोली तो सामने बहराम का नंबर था। इसने जल्दी से कॉल मिलाई। भैया वो अफ़ान को कुछ हो गया है, प्लीज़ आ जाएँ, प्लीज़। बहराम ने फ़ोन उठाया तो मलाइका की हिचकियाँ बन गई। मैं आ रहा हूँ। तकरीबन 10 मिनट बाद बहराम कमरे में दाखिल हुआ, साथ ही अय्याज़ और एक डॉक्टर भी था। भैया वो। मलाइका तेज़ी से आगे बढ़कर बहराम के गले लगी। अली अफ़ान की तकलीफ़ और इतने अरसे की दूरी थी कि वो हिचकियों से रोने लगी। डॉक्टर ने आगे बढ़कर ज़ख्म का मुआयना किया, फिर दवा लगाकर इंजेक्शन दिया। तकलीफ़ की शिद्दत ज़रा कम हुई तो इसे ज़रा होश आया। इसके जिस्म में एक चिप लगी थी जिससे बहराम को सब मालूम हुआ। यही इनका प्लान था। तुम्हारा बहराम से किसी तरह शुक्रिया नहीं बोला जा रहा था। तभी अली अफ़ान ने इसकी मुश्किल आसान कर दी। कोई बात नहीं, मुझे मालूम था मेरे पीछे क्या हो रहा है। तभी मैं बरसा को लेने नहीं आया कि ये सब हल हो जाए फिर ही। अच्छा सब ठीक है, मैं अपनी बहन को ले जा रहा हूँ। 2 हफ़्ते बाद अपनी बीवी की रुखसती करूँगा। ख़त्म शुड। आप लोगों ने कहा होगा इतनी जल्दी एंड, थोड़ा-सा हैप्पी एंडिंग दिखाते हैं सच में। नावल शॉर्ट सा था और लेकिन अच्छा था, बहुत अच्छा था। राइटर इसको थोड़ा-सा और लिखती बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता था। हमें स्टोरी अच्छी लगी, लाइक कहते हैं ना कि बहुत अच्छा, हल्का-फुल्का सा भी और अच्छा भी, बहुत अच्छा था। हाँ, और आप सुनाइए कैसे हैं आप सब? फिर से पूछ रही हूँ। हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और अच्छा रिस्पॉन्स शो किया करें प्लीज़। सब्सक्राइब करें चैनल को, देख के भाग जाते हैं, हम माफ़ नहीं करेंगे आपको।